स्वागत है आपका किशन एफएम वाईटी में स्टोरी पार्ट 5 एपिसोड 41 से 50 माय डेविल प्रोफेसर। तभी साधना ने धीरे से कहा, हम पर अब क्या ही फायदा कुछ कहने या करने का। अब तो बेबी मेरी टमी में आ गया है और ना चाहते हुए भी मैं आपकी वाइफ हूं अब। बट आपको पता है, मैं कभी भी ऐसे मैरिज नहीं करना चाहती थी। मुझे तो मेरी शादी बैंड बाजा बारात वाली चाहिए थी, जिसमें मैं दुल्हन बनती और मेरा दूल्हा घोड़े पर बैठकर मुझे लेने आता। कंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम जैसे शादी करना चाहती हो हम वैसे भी मैरिज कर लेंगे। तुम मुझे एक पेपर पर नोट करके दे देना। साधना ने खुश होते हुए कहा, सच्ची आप मेरे लिए ऐसा करोगे? कंदन ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। तो साधना ने चीखते हुए कहा, आई लव यू सर, यू आर द बेस्ट। इतना कहकर वो एकदम से कंदन के गले लग गई। वहीं साधना के मुंह से आई लव यू सुनकर कंदन एकदम से फ्रीज हो गया था। अचानक से साधना को समझ आया कि वो फ्लो में क्या बोल गई है। उसने कंदन से अलग होते हुए कहा, वो मुझे कुछ काम याद आया। इतना कहकर वो जाने के लिए कंदन की गोद से उतरने लगी तो कंदन ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, बस एक किस, फिर नहीं रुकूंगा तुम्हें। इतना कहकर उसने बिना साधना को संभलने का मौका दिए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। कंदन ने एक हाथ से साधना की कमर होल्ड की हुई थी, तो उसका दूसरा हाथ साधना की गर्दन पर था। कंदन ने जैसे ही साधना के होठों पर अपने होठ रखे वो कुछ पल के लिए हैरान हुई, पर फिर उसने भी अपनी आंखें बांध कर ली और कंदन का किस में साथ देने लगी। आखिर कब तक वो कंदन को रेसिस्ट करती, जो कि उसकी बॉडी उसे करने नहीं देती थी। कंदन पैशनेटली साधना के होठों को किस कर रहा था, और साधना उस किस में पूरी तरह से खोई हुई थी। उसके दोनों हाथ कंदन के दोनों कंधों पर थे। उनकी किस टाइम के साथ साथ और भी डीप होती चली जा रही थी। कंदन ने जोर से साधना के लोअर लिप को बाइट कर लिया। इसी के साथ साधना की एक चीख निकल गई। उसका मुंह खुला तो कंदन ने उसके मुंह में अपनी टंग एंटर कर दी। यहां साधना उसे घूरे जा रही थी। काफी जोर से काटा था कंदन ने। वो दोनों अपनी किस में यूं ही खोए हुए थे कि एकदम से केबिन का दरवाजा खुला और सामने से दो लोगों के चीखने की आवाज आई। आह, क्या बेशर्मी है ये भाई। आह, प्यार में नए नए पागल हुए दो लोगों। जरा गेट तो बंद कर लेते कुछ करने से पहले। साधना ने जब ये आवाज सुनी तो वो समझ गई थी कि केबिन में कोई और नहीं, वेदिका और सलीम आए हैं। साधना उन्हें देख तो नहीं सकती थी, पर उसने उन दोनों की आवाज सुन ली थी। इधर कंदन अभी भी साधना की टंग को स्मूच कर रहा था। उसे शायद होश भी नहीं था, या शायद था, पर वो साधना के छोड़ना नहीं चाहता था। वेदिका ने ऊंची आवाज में कहा, आप दोनों कितना ज्यादा किस में खोए हुए हो। आप दोनों होश भी नहीं है कि कोई केबिन में आया है। साधना जो कि कब से कोशिश कर रही थी कि कंदन से छूट जाए, उसे अब बहुत एम्बारेसमेंट फील हो रही थी। साधना ने कंदन के लोअर लिप को बहुत जोर से काट लिया। इसी के साथ कंदन ने साधना के होठों को छोड़ दिया था। वो उसे घूरते हुए देखने लगा। तभी साधना ने अपनी गर्दन केबिन के गेट की तरफ घुमाई तो वहां वेदिका और सलीम उन दोनों की तरफ पीठ किए खड़े थे। फिर साधना ने कंदन की तरफ देखा। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर कंदन के लिप पर चली गई, जहां से खून निकल रहा था। साधना ने हैरानी से उसके लिप को देखा। उसे नहीं पता था कि उसके ऐसे काटने से कंदन के ब्लीडिंग होने लगेगी। साधना ने धीरे से मगर एक डर के साथ कहा, सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको काटना नहीं चाहती थी। कंदन ने अपने लिप को हल्का सा टच किया तो उसकी एक छोटी सी आह निकल गई। उसने घूरते हुए साधना को कहा, पिछले जन्म में जंगली बिल्ली थी क्या तुम? साधना ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, सॉरी। कंदन ने झुककर उसके कान के पास ठहर कर धीरे से कहा, सॉरी से काम नहीं चलेगा बाबी। इस वार का बदला रात को लूंगा मैं तुमसे।
इतना कहकर उसने अपनी आई विंक कर दी और टेबल से टिश्यू उठाकर अपने होठों को साफ करने लगा, जहां ब्लड लगा हुआ था। तभी सलीम ने हल्का सा सिर इधर घुमाकर उन दोनों को देखा। उन दोनों को देखते हुए सलीम ने कहा, तुम ये सब यहां नहीं कर सकते। अगर कुछ करना ही है तो कम से कम डोर लॉक तो कर लेते। कंदन ने टिश्यू डस्टबिन में फेंकते हुए कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सेकेंडली ये मेरा केबिन है कंदन सिंह सूर्यवंशी का, जहां कोई भी मेरी परमिशन के बिना अंदर नहीं आ सकता। वेदिका ने उनकी तरफ मुड़कर देखा। सलीम और वेदिका हैरानी से एक साथ बोले, हस्बैंड वाइफ, तुम दोनों की शादी कब हुई, कहाँ हुई, हमें कब बताने वाले थे? साधना अभी भी कंदन की गोद में थी। वो उसकी गोद में झटपटाते हुए बोली, सर प्लीज छोड़ दीजिए ना। वो दोनों हमारे बारे में क्या सोचेंगे? यही कि कितने रोमांटिक कपल है, कंदन ने धीरे से कहा। उसकी बात पर साधना उसे घूरने लगी। फिर उसने वेदिका की तरफ देखते हुए कहा, हम तुम्हें बताने ही वाले थे वेदिका। प्लीज तुम नाराज मत होना। और आज ही तो सुबह हमने कोर्ट मैरिज करी है। वेदिका ने खुशी से कहा, वैसे तो मैं तुमसे बहुत नाराज होने वाली थी, पर तुम्हारी और भाई की शादी हो चुकी है तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। और इसी के चलते मैं आप दोनों को माफ कर देती हूँ। पर मुझे एक बड़ी सी ट्रीट चाहिए आप दोनों से, ओके भाई? कंदन ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तभी एकदम से सलीम ने कहा, चलो ये तो अच्छा हुआ तुम दोनों ने शादी कर ली। और अब वो चुड़ैल कंदन का पीछा भी छोड़ देगी। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? साधना ने उन तीनों के चेहरों को देखते हुए पूछा। तभी सलीम को होश आया कि उसने ये क्या बोल दिया। फिर उसने कंदन को देखा जो बेहद गुस्से से उसे घूर रहा था। कंदन ने उन दोनों वेदिका और सलीम से कहा, हो गया तुम दोनों का, निकलो अब यहां से। उसके इतना कहते ही सलीम वहां से निकल गया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो और थोड़ी देर रुका तो कंदन उसे छोड़ने वाला नहीं है। वेदिका भी साधना को बाद में मिलते हैं कब बोलकर वहां से निकल गई। इधर साधना ने कंदन को देखते हुए कहा, ये सलीम भाई किस चुड़ैल की बात कर रहे थे, और आप भी तो किसी चुड़ैल के बारे में कह रहे थे कि किसी चुड़ैल ने आपको टच किया था। कौन है वह चुड़ैल, आप मुझे बताओ। कंदन ने साधना के लेफ्ट गाल को प्यार से सहलाते हुए कहा, तुम्हें उस चुड़ैल के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने पति और अपने होने वाले बच्चे पर ध्यान दो, समझी? साधना ने मुंह बनाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसने मुंह बनाते हुए कहा, आपने मुझे कब से यहाँ पर बुलाया हुआ है, मुझे भूख लग रही है। आई वॉन्ट पिज्जा। मुझे पिज्जा खाना है। कोई पिज्जा नहीं मिलेगा तुम्हें। सुबह भी तुमने जिद करके आलू के पराठे और इतना सारा मक्खन खाया था। तुम्हें हेल्दी चीजें खानी चाहिए, ना कि यह ऑयली और बेकार की चीजें। ये बात कंदन ने उसे घूरते हुए कही। साधना ने जिद करते हुए कहा, नहीं, नहीं, नहीं। अगर आप मुझे पिज्जा नहीं खिलाएंगे तो मैं आज आपके साथ आपके विला ही नहीं जाऊंगी। कंदन ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, तो फिर कहाँ जाओगी? हाँ। साधना ने पाउट बनाते हुए कहा, मैं वेदिका के पास चली जाऊंगी और वहीं रहूंगी हमेशा के लिए। कंदन ने अपना फोन उठाया और किसी को मैसेज किया। फिर उसने साधना को देखते हुए कहा, तो ठीक है तुम चली जाना, वैसे भी तुम वहीं रहती थी। आज भी वहीं चली जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साधना उसकी गोद में मचलते हुए बोली, आप मुझे पिज्जा नहीं खिलाएंगे ना? ठीक है, फिर मुझे आपके पास नहीं बैठना, ना ही मुझे आपकी गोद में बैठना है। मैं जा रही हूं, कहते हुए वह कंदन की गोद में मचल रही थी। पर कंदन ने उस पर से अपनी पकड़ ढीली नहीं की थी। साधना ऐसे ही उसकी गोद में से नीचे उतारने के लिए मचलती रही, पर कंदन ने उसे नहीं छोड़ा। वह जब से केबिन में आई थी तब से कंदन ने उसे अपनी गोद में बिठा रखा था। कंदन अपनी बचपन वाली साधना को देख रहा था। वो बचपन में भी ऐसे ही करती थी।
कंदन जब भी उसे गोद में उठाता था तो वो कहती थी कि उसे नीचे उतार दो, पर कंदन उसे छोड़ता ही नहीं था। कंदन के केबिन का डोर नॉक हुआ और संजीव अंदर आया। उसने साधना की तरफ देखने की जुर्रत भी नहीं की थी। उसके हाथ में एक पेपर बैग था। उसने वो पेपर बैग टेबल पर रखा और वहां से चला गया। इधर साधना को संजीव के सामने अजीब लग रहा था कि वो उसके बारे में क्या सोचेगा। पर फिर उसने जब देखा कि उस पेपर बैग में पिज्जा बॉक्स है तो वो खुश हो गई। साधना ने जल्दी से पिज्जा बॉक्स निकाला और बॉक्स खोलकर पिज्जा की खुशबू लेने लगी। उसे बहुत क्रेविंग हो रही थी और ये स्मेल उसे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई कर रही थी। वहीं कंदन साधना के चेहरे की खुशी को गौर से देख रहा था। इस वक्त वो भी स्माइल कर रहा था। साधना ने एक स्लाइस उठाया और उसकी एक बाइट लेकर बोली, वाओ, ये कितना टेस्टी है। फिर उसने खाते हुए कहा, आप मुझे परेशान क्यों कर रहे थे, जबकि आपने तो पहले ही ऑर्डर कर दिया था। कंदन उसके लिप कॉर्नर को साफ करते हुए बोला, क्योंकि मुझे मजा आ रहा था। साधना ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप कंदन के आगे एक स्लाइस कर दिया। कंदन ने कुछ पल उसके हाथ को देखा, फिर उसके हाथ से एक बाइट ले ली। असल में साधना को किसी के प्यार की जरूरत थी। उसने अपना बचपन ढंग से जिया ही नहीं था। इसलिए जो कोई भी उससे प्यार से बात करता या फिर उसकी केयर करता था, वो उसके साथ अच्छे से बिहेव करती थी। अभी भी वो कंदन के साथ ऐसे घुली मिली हुई थी जैसे उसे बचपन से जानती हो। बेशक वो जानती थी, प्यार था वो उसका, बचपन का प्यार। पर उसे याद कुछ भी नहीं था। फिर उसने खाते हुए कहा, आप मुझे परेशान क्यों कर रहे थे, जबकि आपने तो पहले ही ऑर्डर कर दिया था। कंदन उसके लिप कॉर्नर को साफ करते हुए बोला, क्योंकि मुझे मजा आ रहा था। साधना ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप कंदन के आगे एक स्लाइस कर दिया। कंदन ने कुछ पल उसके हाथ को देखा, फिर उसके हाथ से एक बाइट ले ली। असल में साधना को किसी के प्यार की जरूरत थी। उसने अपना बचपन ढंग से जिया ही नहीं था। इसलिए जो कोई भी उससे प्यार से बात करता या फिर उसकी केयर करता था, वो उसके साथ अच्छे से बिहेव करती थी। अभी भी वो कंदन के साथ ऐसे घुली मिली हुई थी जैसे उसे बचपन से जानती हो। बेशक वो जानती थी, प्यार था वो उसका, बचपन का प्यार। पर उसे याद कुछ भी नहीं था। साधना और कंदन रात को विला पहुंच चुके थे। कंदन अभी नीचे ही था, वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था, पर साधना ऊपर चली आई थी। कल रात से वो यहाँ थी तो उसे थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो ही गया था कि कहाँ उसका और कंदन का रूम है, कहाँ किचन है, कहाँ क्या है। साधना सीढ़ियों से होते हुए सीधे बेडरूम में पहुंची। बेडरूम में पहुंचते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। एकदम से उसकी सांसें तेज हो गई थी। साधना ने हैरानी से खुद में कहा, ये सब क्या है? मतलब। तभी उसे किसी ने पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। साधना ने तुरंत तिरछी नजर से देखा तो उसके पीछे कंदन था। साधना ने तिरछी नजर से उसे देखते हुए कहा, सर ये सब। कंदन ने झुककर साधना के कान के पास अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहा, तुम भूल गई। आज ही हमारी शादी हुई है तो फिर ये सब डेकोरेशन हमारी फर्स्ट के लिए है। उसकी बात सुनते हुए साधना के दिल की धड़कन काफी बढ़ी हुई थी, जो कि कंदन भी सुन सकता था। साधना ने अपनी बढ़ती सांसों और दिल की धड़कनों को काबू करते हुए कहा, क्या ये सब जरूरी है? कंदन ने साधना के अपनी तरफ घुमाया और उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, अगर तुम इनकंफर्टेबल हो तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। गो एंड चेंज, फिर डिनर करते हैं। ओके। साधना ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और तुरंत वहां से बाथरूम को दौड़ गई। कंदन खुद दूसरे रूम में फ्रेश होने चला गया। साधना बाथरूम में आए और अपने आप को मिरर में देखते हुए बोली, मेरे दिल की धड़कन को क्या हुआ? ऐसे अचानक से बढ़ क्यों गई? सर ने कहा ना, अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूं तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो फिर मैं इतना क्यों सोच रही हूं?
उसने एक गहरी सांस ली और फ्रेश होने चली गई। साधना ने एक टॉवल रेप करके रूम में वापस आए। एक बार फिर से उसकी नजर पूरे कमरे में दौड़ गई। पूरा रूम फर्स्ट नाइट के लिए डेकोरेटेड था। पूरे रूम में रेड बलून नीचे जमीन पर फैले हुए थे। ऊपर सीलिंग पर भी रेड बलून्स लगे हुए थे। फेरी लाइट्स लगी हुई थी पूरे रूम में। बेड पर व्हाइट शीट के ऊपर रेड रोज पेटल्स से हॉट बना हुआ था। वो हॉट इस तरह से बना हुआ था कि हॉट के आसपास रोज पेटल्स थी, बीच में व्हाइट शीट दिखाई दे रही थी। रूम में छोटे छोटे बोल्स रखे हुए जिसमें कैंडल्स जल रही थी। कुल मिलाकर पूरी रूम डेकोरेशन एक रोमांटिक माहौल क्रिएट कर रही थी। उस डेकोरेशन को देखकर साधना का दिल डोल रहा था, बिकॉज कोई भी लड़का या लड़की इतने रोमांटिक माहौल को इग्नोर नहीं कर सकता था। स्पेशली तब जब उसकी खुद की वेडिंग फर्स्ट नाइट हो। साधना ने एक गहरी सांस लेकर खुद से कहा, साधना तू इतना क्यों सोच रही है? एक डेकोरेशन ही है, पर मुझसे नहीं होगा। पूरी रात हम इसी कमरे में रहने वाले हैं। मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर वो इधर उधर रूम में घूमते हुए बोली, क्या करूं मैं? किससे बात करूं? फिर उसने एकदम से कहा, हाँ, अब वही मुझे कोई सॉल्यूशन देगी। इतने कहकर साधना ने कॉफी टेबल से अपना फोन उठाया और सीधा वेदिका को फोन लगा दिया। कॉल पिक करते ही वेदिका ने दूसरी तरफ से कहा, ओए, तू अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करने के बजाय मुझे क्यों कॉल कर रही है? साधना ने कुछ पल रुक कर कहा, हम कोई फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट नहीं कर रहे। वेदिका ने जल्दी से कहा, क्या, पर ऐसा क्यों? साधना ने इधर से धीरे से कहा, वो एक्चुअली मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। फिर साधना ने कहा, वैसे तुझे कैसे पता कि हमारी फर्स्ट नाइट है आज? तभी वेदिका ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैडम, आपके रूम की डेकोरेशन मैंने और सलीम ने ही करी है। साधना ने हैरानी से कहा, तुमने और सलीम जी ने? पर क्यों? वेदिका ने तुरंत कहा, क्योंकि भाई चाहते थे कि तुम्हारी और उनकी फर्स्ट नाइट रूखी सूखी ना हो। इसलिए उन्होंने हमें कहा था। कैसी लग रही है डेकोरेशन? साधना ने रूम में चारों तरफ देखते हुए कहा, यार डेकोरेशन तो बहुत अच्छी है, और मैं इसी डेकोरेशन को खराब नहीं करना चाहती। पर आई थिंक आई एम नॉट रेडी नाउ। वेदिका ने एक गहरी सांस लेकर कहा, देख साधना, मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगी, पर अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है। तुम भाई के होने वाले बेबी की मम्मा बनने वाली हो, तो मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा। और एक बात कहूं, भाई तुमसे प्यार करते हैं। ही फील्स फॉर यू। साधना ने जब वेदिका की ये बात सुनी तो उसका दिल शोर करने लगा था। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं अभी रखती हूँ। वेदिका ने तुरंत कहा, एक मिनट, तेरे क्लोजेट के राइट साइड मैंने एक ड्रेस रखी थी। अगर तू कुछ करने का सोच रही है तो प्लीज वो ड्रेस पहन लेना। ऑल द बेस्ट। इतना कहकर वेदिका ने फोन काट दिया। इधर साधना अपने में ही मुस्कुरा दी। वो ब्लश कर रही थी, और वैसे ही ब्लश करते हुए वो क्लोजेट रूम में चली गई। साधना ने वो ड्रेस देखी जिसकी बात वेदिका कर रही थी। साधना ने हाथ आगे बढ़ाकर वो ड्रेस उठा ली। उसने जब ड्रेस खोल के देखी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो एक ट्रांसपेरेंट रेड मेहरून कलर की ड्रेस थी, जिसके नीचे एक बिकिनी दी गई थी पहनने के लिए। वो ड्रेस काफी ज्यादा विजिबल थी। बाजू उसकी थी नहीं, और हाइट में वो सिर्फ साधना के मिड थाई तक ही आनी थी। साधना ने हैरानी से कहा, ये ड्रेस है? ये तो जाली का कपड़ा लग रहा है, जिससे हम दूध ढकते हैं। फिर उसने मुंह बनाते हुए वो ड्रेस साइड में रख दी। साधना अपने क्लोजेट के ड्रेस वाले रैक को देखने लगी। वहां पर हर तरह की वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न ड्रेस रखी हुई थी। पर साधना को उनमें से कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी। हार कर साधना ने एक साड़ी उठाई, और तुरंत वहां से वॉशरूम की तरफ चली गई। इधर कंदन, जो कि अभी डिनर कर रहा था, उसने अपना डिनर फिनिश किया और अपने स्टडी रूम में आ गया।
कंदन आकर सोफे पर बैठा। तभी उसे याद आया कि जिस फाइल पर उसे वर्क करना है वो फाइल तो उसके रूम में रखी हुई है। कंदन ने एक गहरी सांस ली और वो स्टडी रूम से निकला। कंदन फर्स्ट फ्लोर अपने रूम में आया। रूम के डेकोरेशन तो उसने ही अपने हिसाब से सलीम और वेदिका से करवाई थी। तो फिर उसने एक नज़र रूम की डेकोरेशन को देखा, फिर अपने स्टडी टेबल की तरफ चला गया। कंदन ने जो फाइल उसे चाहिए थी वो फाइल उठाए और जाने के लिए मुड़ गया। कंदन मुड़ा ही था कि साधना उससे टकरा गई। साधना गिरती कि कंदन ने उसे कमर से पकड़कर थाम लिया। इसी चक्र में वो फाइल नीचे गिर चुकी थी। इधर साधना को देखते हुए कंदन के दिल की धड़कनें शोर करने लगी थी। उस पूरे कमरे में उन दोनों के दिल धड़कने और तेज सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कंदन ने एक गहरी सांस ली और वो स्टडी रूम से निकला। कंदन फर्स्ट फ्लोर अपने रूम में आया। रूम के डेकोरेशन तो उसने ही अपने हिसाब से सलीम और वेदिका से करवाई थी। तो फिर उसने एक नज़र रूम की डेकोरेशन को देखा, फिर अपने स्टडी टेबल की तरफ चला गया। कंदन ने जो फाइल उसे चाहिए थी वो फाइल उठाए और जाने के लिए मुड़ गया। कंदन मुड़ा ही था कि साधना उससे टकरा गई। साधना गिरती कि कंदन ने उसे कमर से पकड़कर थाम लिया। इसी चक्र में वो फाइल नीचे गिर चुकी थी। इधर साधना को देखते हुए कंदन के दिल की धड़कनें शोर करने लगी थी। उस पूरे कमरे में उन दोनों के दिल धड़कने और तेज सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कंदन और साधना दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जहां एक अलग ही खिंचाव था। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। कंदन ने साधना को सीधा खड़ा किया। उसने साधना को पूरा ऊपर से नीचे तक देखा। ब्लैक कलर की नेट की साड़ी, आंखों में काजल, होठों पे बेबी पिंक लिपस्टिक, खुले बाल जो कि आगे को किए हुए थे। उसका वो ऊपरी होठ के पास छोटा सा तिल, उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगाने के लिए काफी था। साधना बहुत ही प्यारी लग रही थी। कंदन को शायद कितनी ही लड़कियों ने अप्रोच किया हो, जो कि काफी हॉट होती थी, पर साधना की सादगी पर वो मारता था। उसके अनारकली सूट, उसका बोलना, सब कुछ कंदन को उससे प्यार करने के लिए मजबूर करता था। कंदन ने साधना की आंखों में देखते हुए कहा, क्या करने की कोशिश एक रहे हो तुम? साधना ने कुछ पल रुक कर धीरे से कहा, आपसे प्यार। हम नहीं जानते कि आप हमसे प्यार करते हैं या नहीं, पर हम आपको एक मौका देना चाहते हैं। इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। कंदन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उसके लिए तुम्हें ये सब करना जरूरी नहीं है साधना। चेंज योर क्लोथ्स एंड स्लीप। मैं स्टडी रूम में हूँ। इतना कहकर कंदन वहां से जाने लगा, पर साधना ने जाते हुए कंदन के हाथ को पकड़ लिया और कुछ पल रुककर बोली, क्यों जरूरी नहीं है? जब हम चाहते हैं कि हम आपको एक पति का दर्जा दें, तो क्यों जरूरी नहीं है? आप हमारे होने वाले बच्चे के पिता हैं, तो क्यों जरूरी नहीं है? कंदन एकदम से साधना की तरफ मुड़ा। उसने गुस्से में साधना के दीवार से लगाया और दांत भींचते हुए बोला, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं, ना कि तुम्हारे शरीर को। तुम मेरी चाहत को सिर्फ एक हवस का नाम देने की कोशिश एक रही हो। साधना ने अपने डर की काबू करते हुए कहा, और आपको किसने कहा कि हम आपकी चाहत को हवस का नाम से रहे हैं? आपको ये लगता है कि हम इसलिए अपना आपको सौंपना चाहते हैं क्योंकि आपको बुरा ना लगे, पर ऐसा नहीं है सर। हम कैसे बताएं कि जब से हम आपसे मिले हैं तब एक अलग कश्मकश में जी रहे हैं। हम कैसे बताएं कि आपको देखकर एक जाना पहचाना सा लगाव महसूस करते हैं हम आपको कैसे बताएं कि आपके साथ हर पल जीने का मन करता है हमारा। हम कैसे बताएं कि आप जब हमारी नजरों के सामने नहीं होते तो एक बेचैनी होती है हमें। नहीं जानते कि यह फीलिंग कैसी है, पर इतना जानते हैं कि हम आपके साथ इस प्यारी सी खूबसूरत जिंदगी को जीना चाहते हैं। इतना कहकर साधना चुप हुई और चुपचाप कंदन की आंखों में देखने लगी।
जो कि खुद भी उसे ही देख रहा था। कंदन ने साधना के सिर से अपना सिर जोड़ते हुए कहा, आयुष्यो साधना, क्योंकि अगर तुम मेरी हुई तो मैं तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं जाने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। साधना ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बात कहें, हम भी आपसे दूर नहीं जाना चाहते, किसी भी कीमत पर नहीं। कंदन हल्का सा मुस्कुराया और उसने बिना एक पल गवाए अपने होठ साधना के होठों से मिला दिए। पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, पहली दफा ही मिल के लगा। कंदन साधना को पैशनेटली किस कर रहा था। उसके दोनों हाथ साधना के पीछे दीवार पर थे और साधना के दोनों हाथ कंदन के दोनों शोल्डर पर थे। साधना आंखें बंद किए कंदन के होठों को अपने होठों पर चलते हुए महसूस कर रही थी। वो खुद भी उसका साथ दे रही थी। तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल है थोड़े, बादल बादल है दोनों, खुल के बरसे भीगे आ जरा। कुछ देर की लॉन्ग किस के बाद जब साधना को सांस लेने में दिक्कत हुई तो कंदन ने उसके होठों को छोड़ा। कंदन ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, फिर अपने होठ उसने साधना की गर्दन पर रख दिए। पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, पहली दफा ही मिल के लगा। साधना ने कस के अपने एक हाथ में अपनी साड़ी पकड़ ली। उसने एक हाथ से, जो कि कंदन के शोल्डर पर था, अपनी पकड़ कस दी। इधर कंदन के होठ सॉफ्टली साधना की गर्दन पर चल रहे थे। तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। हो 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 हो। कंदन ने धीरे से एक हाथ साधना की बैक पर रखा और उसके ब्लाउज की डोरी खोल दी। साधना ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपना सिर हल्का सा टेढ़ा कर लिया। इधर कंदन ने धीरे से साधना के लेफ्ट शोल्डर से उसका ब्लाउज नीचे सरका दिया। अब उसके होठ साधना की गर्दन, गले और शोल्डर पर चल रहे थे। वो साधना को वेट किससेज कर रहा था। गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है। तुम्हें अगर पता हो बता देना। मैं अरसे से खुद से जरा लापता हूं। तुम्हें अगर मिलूं तो पता देना। कंदन ने साधना को अपनी गोद में उठाया और उसे बेड पर लेटा दिया। कंदन अब साधना के पैरों के पास खड़ा था और वो गौर से साधना को देख रहा था, जो कि आंखें बंद किए बेड पर लेटी थी। खो ना जाना मुझे देखते देखते। तू ही जरिया, तू ही मंजिल है, या के दिल है इतना बता। कंदन ने तेज आवाज में कहा, ओपन योर आइज। कंदन के कहते ही साधना ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो चुपचाप कंदन की आंखों में देख रही थी, जो कि खुद साधना की आंखों में खोया हुआ था। तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। कंदन ने साधना की आंखों में देखते हुए साधना के लेफ्ट पैर को हल्का सा लिफ्ट किया। उसने झुककर साधना के पैर पर अपने होठ रख दिए। कंदन साधना के पैर से किस करते हुए ऊपर बढ़ रहा था। वो अभी भी साधना की आंखों में देख रहा था। रूम में फेरी लाइट्स और कैंडल्स की हल्की फुल्की रोशनी ही थी बस। पागल पागल है थोड़े, बादल बादल है भीगे, बरसे बरसे भीगे आ जरा। कंदन साधना के ऊपर आया। उसने कुछ पल साधना की आंखों में देखा, फिर अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। अब वाली उनकी किस नॉर्मल किस तो बिल्कुल नहीं थी। दोनों एक दूसरे को डेस्परेटली किस कर रहे थे। कंदन ने साधना के होठों को छोड़ा, फिर वो उसकी आंखों में देखने लगा। साधना को शर्म आ रही थी, पर कंदन ने उसे आंखें बंद करने से मना किया था। पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, पहली दफा ही मिल के लगा। तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। कंदन ने साधना की आंखों में देखते हुए उसकी साड़ी के पल्ले को उससे अलग कर दिया। अब कंदन ने पूरी तरह से साधना की ऊपर बॉडी को देखा। सफेद दूध जैसे रंग पर ये ब्लैक ब्लाउज कमाल लग रहा था। कंदन ने झुककर साधना के कान के पास ठहर कर कहा, ब्लैक सूट्स यू। कहते हुए उसके होठ साधना के कान को छू रहे थे। पहले भी मैं तुमसे मिली हूं, पहली दफा ही मिल के लगा। कंदन ने सीधे होकर साधना का चेहरा देखा, जिसकी आंखें अभी भी बंद थी। कंदन ने साधना के ऊपर लिप के पास जो मोल था वहां एक हल्की सी किस कर ली।
तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल है थोड़े, बादल बादल है दोनों, खुल के बरसे भीगे आ जरा। बढ़ते टाइम के साथ साधना के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। उसके पेट में बटरफ्लाइज उड़ रही थी। कंदन ने एक झटके से साधना के आधे खुले ब्लाउज को खींचकर निकाल दिया। कंदन साधना की ऊपर बॉडी को देखते हुए धीरे से बोला, सो हॉट। कहते हुए उसने अपने होठ साधना की ऊपर बॉडी पर रख दिए। उसके होठ साधना की पूरी ऊपर बॉडी पर अपनी हरकत कर रहे थे। साधना ने कस के बेड शीट को अपनी मुट्ठी में भर रखा था। पहले भी मैं तुमसे मिली हूं, पहली दफा ही मिल के लगा। कंदन किस करते हुए नीचे बढ़ रहा था। उसने साधना के पेट पर किस्सेस की, साथ ही साथ वो उसकी बॉडी के हर हिस्से पर अपने दांतों के निशान छोड़ रहा था। साधना की सिसकियां निकलने लगी थी। वो जोर जोर से आहें भर रही थी। कंदन ने एकदम से खींचकर साधना की साड़ी को उससे अलग कर दिया। उसने झटके से अपनी टी शर्ट और ट्राउजर खोला और ना जाने कमरे के किस कोने में फेंक दिया। तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। कंदन एक बार फिर से साधना के ऊपर आया। उसने एक बार फिर से उसके होठों को कैप्चर कर लिया। दोनों एक दूसरे को फ्रेंच किस कर रहे थे। किस के साथ साथ कंदन के हाथ साधना की पूरी बॉडी पर अपनी हरकत कर रहे थे। साधना की आहें कंदन के कान में किसी मिश्री की तरह घुल रही थी। उन दोनों के ऊपर एक सफेद चादर थी। कैंडल्स धीरे धीरे बुझने लगी थी। और फेरी लाइट्स भी कंदन ने ऑफ कर दी थी। अब उनके कमरे में बस चांद की रोशनी खिड़की से आ रही थी। गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है। तुम्हें अगर पता हो बता देना। मैं अरसे से खुद से जरा लापता हूं। तुम्हें अगर मिलूं तो पता देना। कुछ पल बाद कंदन ने साधना के होठों को छोड़ा, फिर उसने धीरे से साधना के कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, आई विल बी ए लिटिल हार्ड टुडे, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन स्टॉप मी, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। इतना कहकर कंदन साधना ने एंटर कर चुका था। कंदन के होठ अभी भी साधना की ऊपर बॉडी पर चल रहे थे। वही साधना की एक चीख निकल गई थी। उसने कंदन के कंधे पर अपने नाखून धंसाने शुरू कर दिए थे। खो ना जाना मुझे देखते देखते, तू ही जरिया, तू ही मंजिल है, या के दिल है इतना बता। कंदन कुछ पल रुका। उसने साधना के चेहरे को देखा जो कि आंसुओं से भरा हुआ था। कंदन झुककर साधना की आंखों पर अपने होठ रख दिए और उसके आंसू अपने लबों पर ले लिए। कंदन ने धीरे से कहा, तुम्हें दर्द हो रहा है तो हम यहीं रुक सकते हैं। साधना ने तुरंत आंखें खोलकर अपना सिर ना में हिला दिया। कंदन ने मुस्कुराते हुए उसके नाक पर किस कर ली। एक बार फिर से उसने अपनी मूवमेंट शुरू कर दी। तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। कंदन शुरू में तो काफी जेंटल था, पर जैसे कि उसने कहा था कि वो हार्ड होगा, तो बस वो अब काफी हार्डली साधना को प्यार कर रहा था। और साधना प्यार से उसका ये स्वीट टॉर्चर सह रही थी। कुछ टाइम बाद कंदन साधना के साथ बेड के दूसरी तरफ पलटा। अब साधना कंदन के ऊपर थी। साधना के दोनों हाथ कंदन की चेस्ट पर हरकत कर रहे थे और वो कंदन के ऊपर मूवमेंट कर रही थी। इधर साधना के ऐसे करने से कंदन की सांस चढ़ने लगी थी। पागल पागल है थोड़े, बादल बादल है भीगे, बरसे बरसे भीगे आ जरा। एक बार फिर से वो साधना के साथ पलटा। अब वो ऊपर था और साधना नीचे थी। अब की बार कंदन पहले से ज्यादा हार्ड था। यहाँ साधना की सिसकियां निकले जा रही थी, जिन्हें वो अपने लोअर लिप को काटते हुए कंट्रोल कर रही थी। कंदन ने उसके लिप के पास ठहर कर कहा, डोंट बाइट योर लिप्स बाबी, इट्स माई जॉब। इसी के साथ उसने अपने होठ साधने के होठों पर रख दिए। अब वो उसके लिप्स को काटते हुए स्मूच कर रहा था। पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, पहली दफा ही मिल के लगा। तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। ये प्यार भरी रात ना जाने सुबह के कितने बजे रुकी। एक बार फिर से वो साधना के साथ पलटा।
अब वो ऊपर था और साधना नीचे थी। अब की बार कंदन पहले से ज्यादा हार्ड था। यहाँ साधना की सिसकियां निकले जा रही थी, जिन्हें वो अपने लोअर लिप को काटते हुए कंट्रोल कर रही थी। कंदन ने उसके लिप के पास ठहर कर कहा, डोंट बाइट योर लिप्स बाबी, इट्स माई जॉब। इसी के साथ उसने अपने होठ साधने के होठों पर रख दिए। अब वो उसके लिप्स को काटते हुए स्मूच कर रहा था। पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, पहली दफा ही मिल के लगा। तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। ये प्यार भरी रात, ना जाने सुबह के कितने बजे रुकी। कंदन की आंख उसके फोन के अलार्म से खुली। कंदन ने हल्का सा उठकर अपना फोन साइलेंट करके अलार्म ऑफ कर दिया। अब जाके उसकी नजर उसकी बाहों में सोई साधना पर गई। साधना अपने लिप्स का पाउट बनाकर सो रही थी। उसमें वो काफी प्यारी लग रही थी। वो दोनों अभी भी एक चादर से लिपटे हुए थे। कंदन ने प्यार से साधना के माथे को अपने होठों से छू लिया। आज की सुबह उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी सुबह थी। आज उसके बचपन का प्यार, उसकी साधना उसकी बाहों में बेलिबास लिपटी हुई थी। कंदन काफी खुश था आज। वैसे तो वो एक खड़ूस किस्म का इंसान था, पर साधना के लिए वो हमेशा से ही सॉफ्ट हार्टेड था। कंदन ने चादर के बीच में से ही साधना के पेट पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, थैंक यू बेबी। आप अकेले वो इंसान हो, इन्होंने अपने मम्मा पापा को एक कर दिया है। अगर आप ना होते तो शायद ये सब होने में काफी टाइम लगता। पर आपकी वजह से सब कुछ बहुत जल्दी और अच्छा हुआ है। थैंक्स फॉर कमिंग इन अवर लाइफ। कहते हुए कंदन के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वो बेड पर कोहनी टिकाए एकटक साधना को देख रहा था। उसे देखते देखते ही कंदन ने 1 घंटा पार कर लिया। पर वो उसे देखते हुए बोर नहीं हुआ था, ना ही वो कभी होने वाला था। अगर कोई उसे कहे कि सारी जिंदगी उसे साधना का चेहरा बिना कुछ खाए पिए देखना है, तो वो 1 मिनट में हाँ कर देगा। तभी साधना के फोन का अलार्म बजा। साधना ने आंखें बंद किए हुए ही हाथ आगे बढ़ाकर फोन उठाया और साइलेंट कर दिया। साधना ने अंगड़ाई लेते हुए नींद भरी आवाज में कहा, वेदिका, आज मैं कॉलेज नहीं जा रही। प्लीज तू अकेली चली जाना। मैं बहुत थक गई हूँ। कंदन ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और एकदम से उसके ऊपर आ गया। साधना ने अभी भी आंखें बंद की हुई थी। वो वैसे ही बोली, यार हटना। तू मेरे ऊपर क्यों चढ़ रही है? ओहो कितनी हैवी है तू। इतने कहते ही वो रुक गई। उसने आंखें खोलकर देखा तो जाके ऊपर कंदन था। अब जाके साधना को याद आया कि वो वेदिका के साथ नहीं, कंदन के साथ है। कंदन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, थक गई हो तुम? हाँ। साधना ने मुंह बनाते हुए कहा, सुबह के 4 बजे कितनी मिन्नतें करने के बाद आपने मुझे छोड़ा था। मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है। कंदन ने साधना के छोटे से नाक पर किस करते हुए कहा, इट्स ओके बेबी। पर कॉलेज तो तुम्हें जाना पड़ेगा। आज कुछ इम्पोर्टेंट है कॉलेज में। साधना ने कंफ्यूजन से कंदन को देखते हुए कहा, इम्पोर्टेंट? क्या इम्पोर्टेंट है? कंदन ने धीरे से कहा, वो तो तुम्हें वहां जाकर ही पता चलेगा। फिर वो साधना के बगल में लेटा और साधना को उठने का इशारा किया। साधना उठी और उठकर आराम से बैठ गई। उसने इधर उधर देखा तो पूरे कमरे में उनके कपड़े दूर दूर तक फैले हुए थे। साधना के पास अभी के लिए कुछ भी नहीं था। उसने घूरकर कंदन को देखा, जो कि डेविल स्माइल किए उससे ही देख रहा था। साधना ने चादर से खुद को कवर करते हुए कहा, हंस क्या रहे हैं? जाए और मुझे कुछ पहनने के लिए दीजिए। नहीं तो मैं सारा दिन बेड से नहीं उठने वाली। कंदन कुछ पल उसके चेहरे को देखता रहा। फिर वो खड़ा हो गया। उसके खड़े होते ही साधना ने एकदम से अपनी आंखें भींच ली। कंदन ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, क्या बाबी, कुछ ऐसा देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना था? साधना ने जल्दी से कहा, प्लीज सर कपड़े पहन लीजिए पहले, बाद में मुझे परेशान कर लेना। कंदन ने डोर के पास गिरा हुआ अपना बॉक्सर और ट्राउजर उठा लिया और पहन लिया।
फिर उसने साधना की तरफ देखा जो अभी भी आंखें बंद किए बैठी थी। कंदन ने तेज आवाज में कहा, ओपन योर आइज। साधना ने धीरे से पहले एक आंख खोली। फिर उसने गहरी सांसें लेकर अपनी दोनों आंखें खोली। साधना ने कंदन को देखते हुए कहा, कपड़े प्लीज। कंदन ने अपनी टी शर्ट साधना की तरफ फेंक दी, जिसे साधना ने तुरंत कैच करके पहन लिया। कंदन कुछ पल साधना को देखता रहा, फिर वो वहां से दूसरे रूम में रेडी होने चला गया। इधर साधना ने एक लंबी गहरी सांस ली। फिर वो धीरे से बेड से खड़ी हुई। साधना ने पहले पूरे कमरे में फैले हुए अपने सारे कपड़े उठाए। फिर वो उन्हें लेकर सीधा बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद साधना रेडी थी। वो मिरर के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। इस वक्त साधना ने ग्रीन कलर का अनारकली पहना हुआ था, जिसके साथ उसने डार्क पिंक दुपट्टा लिया हुआ था। साधना बाल बना रही थी कि पीछे से कंदन ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, ब्लैक सूट्स यू बाबी। साधना कंदन की बात पर ब्लश करने लगी थी, क्योंकि कंदन कल रात की बात कर रहा था, जब साधना ने ब्लैक साड़ी पहनी हुई थी। तभी साधना की नजर अपने गर्दन और गले पर गई। उसने घूरकर मिरर में से कंदन को देखा। कंदन कुछ कहता कि साधना ने जोर से अपनी कोहनी कंदन के पेट में मारी। कंदन को उसके ऐसे थोड़ा सा मारने से ज्यादा लगी तो नहीं थी, पर फिर भी उसने ड्रामा करते हुए कहा, आह, मार क्यों रही हो यार। साधना ने अपनी नेक उसे दिखाते हुए कहा, ये सब क्या है? पिछली बार भी आपने ऐसा ही किया था। कंदन ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहा, कल रात सिर्फ मैं ही वाइल्ड नहीं था। साधना ने कंफ्यूजन से कहा, मतलब? कंदन ने तुरंत अपनी शर्ट के बटन खोले और साधना को अपनी चेस्ट और बैक दिखाते हुए बोला, सी कैसे जंगली बिल्ली बनकर कल तुमने मुझे नोचा है। साधना ब्लश करने लगी थी। उसने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया। साधना ने कंसीलर उठाया और अपनी नेक पर लगाने लगी। इधर कंदन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर वो वहां से निकल गया। साधना तैयार होकर नीचे आई तो उसकी नजर कंदन पर चली गई, जो कि डाइनिंग हॉल में बैठा हुआ फोन पर कुछ बात कर रहा था। कंदन ऑन कॉल, बोलिए दादी सा। दूसरी तरफ से दादी सा ने कहा, कंदन कब तक तुम्हारा ऐसे चलने वाला है? रात रात भर तुम महल नहीं आते हो। कहाँ रहते हो तुम? जहां तक हमें खबर है तुम सुबह कॉलेज और दिन में ऑफिस में होते हो, पर रात को घर क्यों नहीं आते तुम? कंदन ने साधना को चुप रहने का इशारा किया और फोन पर बोला, दादी सा मैं अभी महल नहीं आ सकता कुछ दिनों के लिए। मुझे ऑफिस का कुछ काम है, जिसके लिए मैं अपनी विला ही रात को रुकता हूँ। दूसरी तरफ से दादी सा ने कहा, ठीक है, रात को मत आना, पर शाम को महल जरूर आ जाना। हमें तुमसे कुछ जरूरी काम है। इतना कहकर उन्होंने कॉल कट कर दी। कंदन ने फोन साइड पर रखा और साधना की प्लेट में खाना सर्व करने लगा। साधना चुपचाप कंदन को देख रही थी। कंदन एकदम से साधना को देखा तो साधना हड़बड़ाकर बोली, वो आप किस से बात कर रहे थे? कंदन ने कुछ पल रुक कर कहा, मेरी दादी सा थी। उन्हें मुझसे कुछ काम है इसलिए बुला रहे हैं। साधना ने कुछ पल रुक कर कहा, आपकी फैमिली भी है? कौन कौन है आपकी फैमिली में? मैंने तो आज तक वेदिका और सलीम भाई के अलावा किसी को भी आपके आसपास नहीं देखा। कंदन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मेरी भी फैमिली है। वो सब मुंबई में ही रहते हैं। तभी साधना ने कहा, आपने उन्हें मेरे बारे में बताया? कंदन ने उसे देखते हुए ना में सिर हिला दिया। तो साधना ने कहा, वो गुस्सा नहीं करेंगे कि आपने बिना उन्हें बताए शादी कर ली? कंदन ने साधना के लिप कॉर्नर को टिश्यू से साफ करते हुए कहा, वो सब मैं देख लूंगा। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी फैमिली मैं हूं, हमारा बच्चा है तो तुम हम तीनों के बारे में सोचो। गॉट इट? साधना ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। फिर कंदन अपनी चेयर से उठते हुए बोला, मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। मुझे रास्ते में कुछ काम है तो तुम ड्राइवर के साथ कॉलेज चली जाना।
तुम आराम से अपना खाना खत्म करो। ड्राइवर बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है। साधना ने हाँ में सिर हिलाया और अपना खाना खत्म करने लगी। आज उसे खाने में न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग खाना मिला था, जिसके लिए आज साधना ने ज्यादा नखरे नहीं किए और चुपचाप अपना खाना खा रही थी। साधना कुछ देर बाद कॉलेज पहुंची। साधना कॉलेज के एक कॉरिडोर से होते हुए आगे बढ़ रही थी कि वो किसी से टकरा गई। साधना गिरती कि सामने रहे इंसान ने उसे कमर से थामकर संभाल लिया। साधना ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। फिर कंदन अपनी चेयर से उठते हुए बोला, मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। मुझे रास्ते में कुछ काम है तो तुम ड्राइवर के साथ कॉलेज चली जाना। तुम आराम से अपना खाना खत्म करो। ड्राइवर बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है। साधना ने हाँ में सिर हिलाया और अपना खाना खत्म करने लगी। आज उसे खाने में न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग खाना मिला था, जिसके लिए आज साधना ने ज्यादा नखरे नहीं किए और चुपचाप अपना खाना खा रही थी। साधना कुछ देर बाद कॉलेज पहुंची। साधना कॉलेज के एक कॉरिडोर से होते हुए आगे बढ़ रही थी कि वो किसी से टकरा गई। साधना गिरती कि सामने रहे इंसान ने उसे कमर से थामकर संभाल लिया। साधना ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली, पर जब उसे एहसास हुआ कि वह नहीं गिरी है तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा। उसने देखा तो उसके सामने राघव था, जिसने उसे अपनी बाहों में संभाला हुआ था। राघव साधना के आंखों में खोया हुआ था। साधना ने इधर उधर देखा तो काफी स्टूडेंट उन दोनों को ही देख रहे थे। साधना ने राघव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, राघव जी। राघव होश में आया और उसने साधना को सीधे खड़े कर दिया। राघव साधना को देखते हुए बोला, साधना तुम ठीक हो? कहीं लगी तो नहीं? साधना ने मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला दिया। तभी राघव ने कहा, वैसे साधना तुम्हें क्या हुआ? कल कॉलेज नहीं आई थी तुम और वेदिका कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम अब ठीक हो? साधना ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा चलिए मैं चलती हूँ, क्लास शुरू होने वाली है। राघव साधना को रोकना चाहता था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। साधना उसकी आंखों से ओझल हो गई, पर राघव अभी भी वहीं खड़ा उस दिशा में देख रहा था जहां से अभी साधना गई थी। तभी राघव के पास अभिषेक, रचित, ऐश्वर्या और नीलिमा आए। राघव ने जब उन चारों को देखा तो वो उन चारों को इग्नोर करके आगे जाने लगा, पर तभी अभिषेक ने राघव का हाथ पकड़ लिया। राघव ने बिना पीछे मुड़े ही कहा, अभिषेक लीव माय हैंड। अभिषेक ने तुरंत कहा, तू उस कल की आई हुई लड़की के पीछे हमारी बचपन की दोस्ती तोड़ रहा है। राघव ने उन सब की तरफ मुड़कर कहा, मैं कोई दोस्ती नहीं तोड़ रहा हूं। मैं बस कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहता हूं। तभी नीलिमा ने कहा, पर ऐसा क्यों राघव? जब से वो फ्रेशर पार्टी वाली बात हुई है तब से तुम हम सबको इग्नोर कर रहे हो। और कब तक ऐसा करने वाले हो तुम हम सब के साथ? राघव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आई डोंट नो वॉट इज हैपनिंग विथ मी, बट तुम सबको साधना और वेदिका के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। तुम सब ने जानबूझकर उस ग्रुप के मैसेज साधना और वेदिका के फोन से डिलीट किए। जानबूझकर उनकी कार का टायर पंचर किया। तभी रोनित ने गौर से राघव के चेहरे को देखते हुए कहा, यू आर इन लव विथ साधना। रोनित की बात पर राघव सहित सब लोग उसे देखने लगे। तभी रोनित ने फिर से कहा, तुम सब मुझे क्या देख रहे हो? देखो इसके चेहरे को। इसकी आंखों में दिखता है कि ये साधना से प्यार करने लगा। नहीं तो जो लड़का खुद उस लड़की से इतनी नफरत करने लगा था कि उससे बदला लेना चाहता था, वो हम सबको उसे थोड़ा सा परेशान करने की वजह से इतने दिनों से इग्नोर कर रहा है। रोनित की बात पर सब लोग राघव का चेहरा देखने लगे, और राघव इधर उधर देखते हुए आप नजरें चुरा रहा था। इसका मतलब साफ था कि रोनित सही कह रहा था, पर सब हैरान थे और इसी हैरानी के साथ अभिषेक ने कहा, तू सच में उससे प्यार करने लगा है?
पर तू जानता है ना, आज तक किसी के साथ भी लॉयल नहीं रहा है। एंड सीरियसली वो साधना काफी इनोसेंट है। अगर तू सच में उससे प्यार करने लगा है तो उसका दिल मत तोड़ देना। राघव ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, डोंट वरी। तभी ऐश्वर्या ने उसे देखते हुए कहा, वैसे राघव, वॉट अबाउट योर रिवेंज? तुम उस साधना से रिवेंज लेना चाहते थे। रिवेंज लेते लेते प्यार करने लगे। तभी राघव ने खोए हुए अंदाज में कहा, यू नो गाइज, मैं उसे अपने प्यार के जाल में फंसा कर उसे धोखा देना चाहता था। पर इन दिनों में मैंने उसके बारे में इतना भी सर्च किया है, जितना भी स्टूडेंट्स के मुंह से सुना है, सब उसके बारे में अच्छा ही बोलते हैं। यहाँ तक कि टीचर्स भी उसे काफी पसंद करते हैं। और मुझे लगता है कि वो लड़की है ही ऐसी कि उससे किसी को भी प्यार हो जाए। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, और रही बात रिवेंज की, तो मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ भी ऐसा किया है कि मैं उससे रिवेंज लूं। जस्ट फॉरगेट, जो हुआ सब भूल जाओ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। सब लोग राघव के लिए के। वहीं नीलिमा की आंखों में एक जलन थी जो कि किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। साधना क्लास के बाहर पहुंची तो वही उसे वेदिका भी मिली, जो कि किसी लड़की से बात कर रही थी। वेदिका ने साधना को ऊपर से नीचे तक देखा, वह कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर साधना की नेक पर बनी हुई बाइट मार्क पर चली गई। उसने साधना के कंधे से कंधा टकराते हुए कहा, ओहो, तो कोई अपनी फर्स्ट नाइट अच्छे से एंजॉय करके आया है। वेदिका की बात पर साधना झेंप गई। उसने अपनी नजर घुमाकर देखा तो वहां पर रहे किसी भी स्टूडेंट का ध्यान उन दोनों की बात पर नहीं गया था। फिर उसने धीरे से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं, जैसा तुम सोच रही हो। वो तो हमें मच्छर ने काट लिया था। वेदिका ने भी उसे और टीज करते हुए कहा, आई कैन सी। मच्छर ने ही काटा होगा, पर आई थिंक वो मच्छर काफी बड़ा था, है ना? साधना ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, तुम हमें परेशान कर रही हो, कर लो। कोई बात नहीं, जब तुम्हारा टाइम आएगा तब मैं तुमसे बात करूंगी। इतना कहकर वो क्लास में चली गई। इधर साधना की बात सुनकर वेदिका की आंखों के सामने एकदम से सलीम का चेहरा आ गया। वह हल्का सा मुस्कुरा दी और साधना के पीछे क्लास में चली आई। क्लास में सभी स्टूडेंट आ गए थे क्योंकि क्लास स्टार्ट होने का टाइम हो गया था। कंदन टाइम चेक करते हुए क्लास में इंटर हुआ। उसके आते ही सभी स्टूडेंट्स अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। उसने एक नजर पूरी क्लास को देखा। कंदन ने उन्हें बैठने का इशारा किया। कुछ देर में कंदन ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, सो स्टूडेंट्स, आप सबको कल मैंने जो भी एक्टिविटीज करवाई थी, आज मैं उसका एक छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूँ। आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। उसकी बात पर सब जोर से चिल्लाए, यस सर। वहीं साधना थोड़ी परेशान हो गई थी क्योंकि कल वह कॉलेज नहीं आई थी। तो उसे नहीं पता था कि कल क्लास में कंदन ने क्या एक्टिविटीज करवाई थी। उसने वेदिका को देखते हुए धीरे से कहा, सर ने कल कौन सी एक्टिविटीज करवाई थी? मुझे तो पता भी नहीं है, तो मैं टेस्ट कैसे पास करूंगी? उसकी बात सुनकर वेदिका को भी याद आया कि हाँ, कल तो साधना क्लास में थी ही नहीं, तो वह टेस्ट कैसे दे सकती है। तभी वेदिका ने अपने बेंच से खड़े होते हुए कंदन से कहा, सर कल जो स्टूडेंट नहीं आए थे, वह कैसे टेस्ट दे सकते हैं? कंदन ने उसकी बात पर तेज आवाज में कहा, कल अगर कोई नहीं आया था तो उसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट क्लास में नहीं है या फिर वो कॉलेज नहीं आया है किसी मजबूरी के कारण, तो उसे चाहिए कि वह अपने किसी क्लासमेट से नोट्स ले ले। पर किसी एक या दो स्टूडेंट्स की वजह से मैं पूरी क्लास को अवॉइड नहीं कर सकता। सो जो नहीं आए थे उनके लिए भी सेम ही टेस्ट रहेगा। फिर उसने वेदिका को देखते हुए कहा, इट्स ऑल क्लियर नाउ। अब आप अपनी जगह पर बैठ सकती हैं मिस वेदिका मल्होत्रा। कंदन की बात पर वेदिका का मुंह बन चुका था। उसने लाचारी से साधना की तरफ देखा, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। कुछ देर में सबका टेस्ट स्टार्ट हो चुका था,
पर साधना को समझ नहीं आ रहा था कि वो टेस्ट पेपर पर लिखे क्या। उसने सिर उठाकर कंदन की तरफ देखा जो कि उसे ही देख रहा था। साधना ने इशारे से कहा, मुझे नहीं आता। जिस पर कंदन ने उसे डेविल स्माइल पास कर दी। साधना को समझ नहीं आ रहा था कि कंदन ये सब क्यों कर रहा है, जबकि उसे पता था कि साधना कल कॉलेज नहीं आई थी। फिर भी साधना को अब कंदन पर गुस्सा आ रहा था। फिर उसने वेदिका को देखते हुए कहा, इट्स ऑल क्लियर नाउ। अब आप अपनी जगह पर बैठ सकती हैं मिस वेदिका मल्होत्रा। कंदन की बात पर वेदिका का मुंह बन चुका था। उसने लाचारी से साधना की तरफ देखा, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। कुछ देर में सबका टेस्ट स्टार्ट हो चुका था, पर साधना को समझ नहीं आ रहा था कि वो टेस्ट पेपर पर लिखे क्या। उसने सिर उठाकर कंदन की तरफ देखा जो कि उसे ही देख रहा था। साधना ने इशारे से कहा, मुझे नहीं आता। जिस पर कंदन ने उसे डेविल स्माइल पास कर दी। साधना को समझ नहीं आ रहा था कि कंदन ये सब क्यों कर रहा है, जबकि उसे पता था कि साधना कल कॉलेज नहीं आई थी। फिर भी साधना को अब कंदन पर गुस्सा आ रहा था। साधना घूर घूर कर बार बार कंदन को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लिखे तो लिखे क्या। वहीं कंदन सब समझ रहा था कि साधना कुछ लिख नहीं रही है। कंदन ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, मिस साधना इज एवरीथिंग ओके। उसके इतना कहते ही सब स्टूडेंट साधना को देखने लगे थे। वहीं साधना ने जब देखा कि सब उसे ही देख रहे हैं तो उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, यस सर, ऑल ओक। फिर वो टेस्ट पेपर पर कुछ लिखने की एक्टिंग करने लगी। साधना यूं ही पेन चलाए जा रही थी, पर कुछ लिख नहीं रही थी। कुछ देर में कंदन ने सबकी टेस्ट कॉपीज ली और क्लास से निकल गया था। इधर साधना का मुंह बना हुआ था। उसे रोने का मन कर रहा था। एक तो प्रेगनेंसी में उसे एक छोटी सी चीज भी बहुत ज्यादा फील होती थी। उसने अपनी नम आंखों से कहा, हाउ ही कुड दिस टू मी। उनको पता था कि मैं कल कॉलेज नहीं आई थी। इवन मैं आना चाहती थी और उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। और अब मेरे साथ ऐसे किया। वेदिका ने उसके बगल में बैठते हुए कहा, यार प्लीज तू इतना मत सोचना। जो हो गया सो हो गया। वैसे भी ये एक नॉर्मल क्लास टेस्ट था। कौन सा फाइनल एग्जाम थे। साधना ने वेदिका को देखते हुए कहा, तू तो अपने भाई की ही साइड लेगी ना। तुझे थोड़ी मेरी प्रॉब्लम दिख रही है। तुझे नहीं पता, चाहे क्लास टेस्ट हो चाहे फाइनल एग्जाम हो, आज तक मैं कभी फेल नहीं हुई। आज पहली बार था जब मैंने कुछ भी नहीं लिखा। कल जब सर क्लास में आएंगे तो देखना सबके सामने मेरी इंसल्ट करेंगे। वेदिका ने साधना को समझाते हुए कहा, अरे यार, तू एक स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रही है। भूल मत तू भाई की वाइफ भी है। तो आज शाम को घर जाके भाई की अच्छे से क्लास ले लेना। फिर देखना वो कैसे तुम्हें पास आउट करेंगे। वेदिका के इतना कहते ही साधना ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, क्या सच्ची मैं ऐसा कर सकती हूँ? पर कैसे? वेदिका ने उसे कहा, वो ऐसे। फिर वो उसे एक आइडिया बताने लगी। इधर कंदन जब अपने स्टाफ ऑफिस में आया, तभी उसका फोन रिंग करने लगा। कंदन ने फोन पर फ्लैश होते नाम को देखकर कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने कुछ पल बाद फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से दादी सा की आवाज आई जो कह रही थी, कंदन, आज तुम्हारे पास कुछ टाइम है तो तुम कामना के साथ शॉपिंग पर चले जाओ। कंदन ने बिना किसी भाव के कहा, दादी सा मैं अभी बिजी हूँ। कॉलेज में हूँ मैं। उसके बाद मुझे कंपनी में कुछ इम्पोर्टेंट काम है। इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। दूसरी से दादीसा ने कहा, बेटे कुछ देर की बात है, चले जाओ। तुम्हारी और कामना की शादी होने वाली है। मैं चाहती हूं कि शादी से पहले तुम दोनों एक दूसरे को समझ लो। एक दूसरे की पसंद नापसंद जान लो। कंदन ने एक गहरी सांस ली, फिर उसने कहा, ओके मैं चला जाऊंगा। आप कामना से कह दीजिए मुझे एड्रेस मैसेज कर दे। मैं उसे सीधा एड्रेस पर ही मिलूंगा। इसी के साथ उसने कॉल कट कर दी थी।
कंदन अपना काम करने लगा था कि तभी उसका फोन एक बार फिर से बजा। उसने बिना देखे कॉल उठा लिया और फोन कान पर लगाकर बोला, कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हारी होने वाली बीवी। अब ये मत कहना कि तुमने मेरा नंबर भी सेव नहीं किया है। कंदन ने एक बार अपने कान से फोन हटाया और फोन स्क्रीन की तरफ देखा। उसके फोन में कामना का नंबर था जो कि उसे खुद निहारिका ने सेंड किया था। कंदन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अपनी बात कहो और फोन रखो। तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूं मैं। दूसरी तरफ से कामना ने कहा, मैं भी फ्री नहीं हूं। तुम्हारी कंपनी में ही हूं। तुम्हारे न्यू प्रोडक्ट्स की एड शूटिंग कर रही हूं। बाय द वे, मैंने तुम्हें मॉल का एड्रेस भेज दिया है, 2 घंटे में वहीं मिलते हैं। ओके जान। कंदन ने अपने दांत भींचते हुए कहा, जस्ट शट योर फकिंग माउथ। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दी और खुद में ही बोला, बस कुछ देर। सिर्फ कुछ देर का ड्रामा है ये। उसके बाद तुम्हारा जो हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकती। मिस कामना रायचंद। करीब 2 घंटे बाद कंदन की कार मुंबई के सबसे बड़े मॉल की पार्किंग में आकर रुकी। कंदन गाड़ी से बाहर निकला और सीधा मॉल में चला आया। वहीं कामना एक जगह खड़ी कंदन का ही वेट कर रही थी। जब उसने कंदन को आते देखा तो वो तुरंत उसके पास चली आई। कामना कंदन को देखते हुए हस्की वॉइस में बोली, लुकिंग सो हॉट। उसकी ये बात कंदन ने सुन ली थी। उसने एक डेविल स्माइल कामना को पास कर दी और आगे बढ़ गया। कामना उसके साथ चलते हुए बोली, हम लोग फर्स्टली तुम्हारे लिए कुछ देखते हैं। कंदन ने आगे चलते हुए कहा, व्हाट डू यू थिंक, मैं तुम्हारे साथ यहाँ शॉपिंग करने आया हूँ। मेरी यहाँ एक मीटिंग है। मैं वहां जा रहा हूं, तुम्हें कुछ लेना है तो लो, नहीं तो दफा हो जाओ यहां से। तभी कामना ने कंदन का हाथ पकड़ लिया। इसी के साथ कंदन के कदम अपनी जगह पर रुक गए। कामना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग नहीं करनी थी तो यहाँ क्यों आए? मना कर देते अपनी दादी सा को। तभी कंदन ने एक बार अपने हाथ की तरफ देखा जिसे कामना ने पकड़ा हुआ था। उसने अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए कहा, मैंने तुम्हें अभी बताया तो कि मेरी यहाँ एक मीटिंग है। मैं उसके लिए यहाँ आया हूँ। और रही बात दादी सा को मना करने की, तो मैं नहीं करूँगा। वो खुद मुझे तुमसे शादी करने के लिए मना करेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। कामना ने कसकर अपने हाथ की मुट्ठी बना ली थी। कंदन ने एक नजर अपने पीछे देखा और वहां से आगे निकल गया। वहीं मॉल के बाहर एक आदमी कॉल पर, मैम मैंने आपको फोटो भेज दी है। सर सूर्यवंशी और मिस रायचंद दोनों एक साथ मॉल में है और उन्होंने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा हुआ है। अगर आप कहें तो हम अंदर उनके पीछे जाए। तभी दूसरी तरफ से दादी सा ने कहा, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों अंदर है तो जरूर शॉपिंग कर रहे होंगे। उन्हें डिस्टर्ब मत करना और यहां से निकल जाओ अभी के अभी। इतना कहकर दादी सा ने कॉल कट कर दिया। वो अपने फोन में कंदन और कामना की फोटो देखते हुए बोली, तुम्हें उस लड़की को भूलकर आगे बढ़ना होगा कंदन। हम तुम्हें उस हालत में नहीं देख सकते। हमने देखा उस लड़की के लिए तुम्हें पल पल मरते हुए। पर वो लड़की तुम्हारे लिए और इस खानदान के लिए मनहूस थी। इसीलिए हमने उसे तुम्हारी जिंदगी से दूर कर दिया। दादी सा इस वक्त मॉल में की कंदन और कामना को फोटो देख रही थी, जिसमें कामना ने कंदन का हाथ पकड़ा हुआ था। पर फोटो काफी दूर से ली गई थी जिसके कारण इतना कंफर्म नहीं था कि कामना ने कंदन का हाथ पकड़ा है या दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। इधर साधना अब तक विला वापस आ चुकी थी। उसका बिल्कुल मन नहीं था आज ऑफिस जाने का। कंदन की वजह से आज उसका मूड काफी खराब था। उसने ढंग से खाना भी नहीं खाया और जाकर अपने और कंदन के बेडरूम में लेट गई। दादी सा इस वक्त मॉल में की कंदन और कामना को फोटो देख रही थी, जिसमें कामना ने कंदन का हाथ पकड़ा हुआ था। पर फोटो काफी दूर से ली गई थी जिसके कारण इतना कंफर्म नहीं था कि कामना ने कंदन का हाथ पकड़ा है या दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है।
इधर साधना अब तक विला वापस आ चुकी थी। उसका बिल्कुल मन नहीं था आज ऑफिस जाने का। कंदन की वजह से आज उसका मूड काफी खराब था। उसने ढंग से खाना भी नहीं खाया और जाकर अपने और कंदन के बेडरूम में लेट गई। करीब 2 घंटे बाद कंदन सूर्यवंशी महल पहुंचा। उसने गाड़ी एक जगह पार्क की और सीधा महल में आ गया। महल के हॉल में इस वक्त दादी सा बैठी हुई थी। उनके सामने जौहरी जी बैठे हुए थे। कंदन गया और उसने दादी सा के पांव छू लिए। दादी सा ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गया मेरा बच्चा, आओ बैठो। फिर उन्होंने गेट की तरफ देखते हुए कहा, कामना कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आई? कंदन ने बिना किसी भाव के कहा, दादी सा उसके पास अपनी कार थी, तो वो अपने घर चली गई और मैं महल चला आया। फिर दादी से ने कहा, अच्छा ठीक है, पर तुम्हारे हाथ खाली क्यों है? क्या तुम अपने लिए कुछ नहीं लाए? कंदन ने एक गहरी सांस ली और उसने कहा, दादी सा ये शॉपिंग जैसा बोरिंग काम मैं कभी करता। मुझे अगर कुछ चाहिए होता है तो घर अपने आप आ जाता है। मैं मॉल गया क्योंकि आपने जिद की थी। इसके अलावा और कुछ नहीं। दादी ने कुछ पल रुककर कहा, अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। फिर उन्होंने तेज आवाज में कहा, तृप्ति बहू, इधर आओ तो जरा, देखो कौन आया है। उनके इतना कहते ही तृप्ति जी और निहारिका दोनों हॉल में चली आई। तृप्ति जी ने कंदन को देखते हुए कहा, बेटा तुम कब आए? और आजकल घर क्यों नहीं आते हो तुम? चलो खैर अब आ गए हो तो यही रुक जाओ। तुम्हारा मनपसंद खाना बनाती हूँ आज मैं। इतना कहकर वो जाने लगी तो कंदन ने दादीसा की तरफ देखते हुए कहा, दादीसा, आपने मुझे बुलाया था। अगर कोई काम है तो जल्दी बता दीजिए। मेरी एक जरूरी मीटिंग है तो मुझे वहां जाना है। और मैं रात नहीं रुक सकता यहाँ पर। तृप्ति जी के कदम कंदन की बात सुनकर रुक चुके थे। वो चुपचाप कंदन को देख रही थी। वहीं दादीसा ने कहा, हाँ हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। चलो स्टडी रूम में। फिर उन्होंने तृप्ति जी और निहारिका से कहा, बहू निहारिका, तुम दोनों जौहरी जी के लाए हुए गहनों में से अपने अपने लिए गहने पसंद कर लो। और कामना के लिए शादी के गहने अलग से पसंद कर लेना। हमारे बड़े पोते की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उनकी बात पर तृप्ति जी और निहारिका ने हाँ में सिर हिला दिया। दादी सा वहां ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए स्टडी रूम में चली गई। उनके पीछे ही कंदन स्टडी रूम में आया। दादी सा ने उसे बैठने का इशारा किया और खुद भी उसके सामने किंग साइज सोफे पर बैठ गई। दादी सा ने कंदन के आगे एक फाइल बढ़ा दी। कंदन ने कंफ्यूजन से उस फाइल को देखा। कंदन की कंफ्यूजन को समझते हुए दादी सा ने कहा, ये पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर है। सूर्यवंशी सेल्स कॉरपोरेशन जो कि अब तक तुम सैलरी बेसिस पर रन कर रहे हो, वो हम तुम्हारे नाम करना चाहते हैं। तुम जानते हो जब लक्ष्य की शादी हुई थी, तब हमने उसे सूर्यवंशी इंडस्ट्रीज लिमिटेड दे दी थी। अब जब तुम भी शादी करने वाले हो तो हम सूर्यवंशी सेल्स कॉरपोरेशन तुम्हारे नाम कर रहे हैं। हमने ये पेपर लक्ष्य की शादी से पहले ही बना लिए थे, पर तुम शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हमने ये पेपर तुम्हें कभी दिए नहीं। पर अब जब तुम शादी के लिए तैयार हो, तो हम चाहते हैं कि तुम अपना हक ले लो। इतना कहकर दादी सा चुप हुई तो कंदन ने उन्हें देखते हुए कहा, पर दादी सा, सूर्यवंशी सेल्स कॉरपोरेशन हृदय चाचू की कंपनी है, तो मैं ये कैसे ले सकता हूँ? हाँ मैं कंपनी संभाल रहा था, अभी भी संभाल रहा हूँ और आगे भी संभालूंगा। पर तभी दादीसा ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, कंदन मैं जानती हूँ कि वो कंपनी तुम्हारे चाचू की है, पर तुम जानते हो कि जब हृदय की डेथ हुई थी वो अनमैरिड था। उसकी कोई औलाद नहीं थी जो उसकी बनाई हुई कंपनी को चला सकती। इसलिए तुमने वो कंपनी संभाली। और हम शान से कह सकते हैं कि जब से तुमने सूर्यवंशी सेल्स कॉरपोरेशन को संभाला है, हमारी कंपनी ने बहुत ऊंचाई हासिल की है। इसलिए तुम उस कंपनी के लायक हो।
मुझे कभी रिग्रेट नहीं होगा तुम्हें सूर्यवंशी सेल्स कॉर्पोरेशन सीईओ बनाने के बाद। फिर उन्होंने थोड़ा जोर देते हुए कहा, हमने इन पेपर्स पर साइन कर दिए हैं, पर हमारी एक शर्त है। कंदन चुपचाप दादीसा को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। दादीसा ने आगे कहा, तुम इस शादी से पीछे नहीं हटोगे। यह शादी अब होके ही रहेगी, वो भी तुम्हारी पूरी मर्जी से। हमें कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए तुम्हारी तरफ से। तभी कंदन ने अजीब सी स्माइल करते हुए कहा, डोंट वरी दादीसा, आप चिंता मत कीजिए, मेरी तरफ से इस शादी में कोई कमी नहीं रहेगी। उसकी बात पर दादीसा मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद कंदन सूर्यवंशी महल से निकल चुका था। अब वो सीधा यहाँ से सूर्यवंशी विला ही जाने वाला था। कुछ ही देर में कंदन की कार सूर्यवंशी विला की पार्किंग में आकर रुकी। उसने गाड़ी एक जगह पार्क की और सीधा विला में चला आया। अब तक रात हो चुकी थी। कंदन सीधा अपने कमरे में पहुंचा। उसने कमरे में आकर चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई, पर रूम में साधना नहीं थी। कंदन को इतनी तो खबर थी कि साधना आज कंपनी नहीं गई थी। वो कॉलेज से सीधा घर ही आई थी। कंदन ने एक गहरी सांस ली और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। करीब आधे घंटे बाद वो नीचे डाइनिंग हॉल में आया। कंदन ने तेज आवाज में कहा, माथा। माथा तुरंत वहां आकर बोली, यस सर। कंदन ने बिना किसी भाव के कहा, साधना कहाँ है? माथा कोई जवाब देती कि साधना किचन से अपने हाथ में एक ट्रे लेकर बाहर आई। उसने वो खाना डाइनिंग टेबल पर लाकर रखा। उसके पीछे 2 मेड और थी। उन्होंने खाना टेबल पर रखा और वहां से चली गई। अब तक माथा भी यहां से जा चुकी थी। साधना आकर कंदन के बगल में बैठी। तभी कंदन ने उसे देखते हुए कहा, तुम किचन में क्या कर रही थी? साधना ने बिना उसे देखे कहा, खाना बना रही थी और क्या करूंगी। कंदन ने एकदम से उसकी चेयर अपने पास खींची। वहीं उसके ऐसा करने से साधना काफी डर गई। उसने तुरंत अपनी नजरें उठाकर कंदन की आंखों में देखा। कंदन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पर तुम्हें खाना बनाने की क्या जरूरत थी? इतने सर्वेंट है विला में। अगर कम पड़ रहे हैं तो मैं और हायर कर लेता हूं। पर तुम किचन में खाना नहीं बनाओगी, समझी? साधना को कंदन से डर भी लग रहा था, पर उसने अपने डर को कंट्रोल करते हुए कहा, क्यों नहीं बनाऊंगी मैं खाना? मैं जरूर बनाऊंगी। मुझे अपने हाथ का खाना पसंद है, खासकर फ्राइड राइस। आप जानते हैं मुझे फ्राइड राइस बहुत पसंद है, पर किसी को भी वैसे फ्राइड राइस बनाने नहीं आते, इसलिए मैंने खुद बनाए। कंदन ने धीरे से कहा, पसंद नहीं बदली तुम्हारी अभी भी। उसकी बात साधना ने सुनी नहीं। उसने कंदन को देखते हुए कहा, मैं बना सकती हूं ना, सिर्फ कभी कभी। रोज रोज थोड़ी मैं फ्राइड राइस खाती हूं, प्लीज। कंदन एक गहरी सांस ली। उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। एक मेड ने आकर कंदन और साधना को खाना सर्व किया और वहां से चली गई। कंदन चुपचाप अपना नॉर्मल खाना खा रहा था और साधना अपने फेवरेट फ्राइड राइस खा रही थी। तभी साधना ने एक सर्विंग स्पून में फ्राइड राइस लिए और कंदन की प्लेट में डालते हुए बोली, आप भी टेस्ट कीजिए ना। कंदन ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं मैं नहीं खाता। मुझे फ्राइड राइस पसंद नहीं है। मैं सिर्फ बॉइल्ड राइस खाता हूँ। पर तभी साधना ने धक्के से उसकी प्लेट में राइस रखते हुए कहा, प्लीज थोड़े से खा लीजिए, टेस्ट तो कीजिए। मैं बहुत अच्छे राइस बनाती हूँ। कंदन ने एक बाइट अपने मुंह में ले ली। फिर उसने 3-4 बाइट खा ली। पर तभी उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। साधना तुरंत अपनी चेयर से उठी और कंदन की पीठ सहलाते हुई बोली, क्या हुआ आपको? लीजिए पानी पी लीजिए। कहते हुए उसने कंदन के आगे पानी का गिलास कर दिया। तभी कंदन ने बड़ी मुश्किल से सांस लेते हुए धीमे से कहा, मशरूम। तुमने राइस में माकरूम डाली थी। साधना ने जल्दी से कहा, हाँ पर क्यों? क्या हुआ? तभी उसने नोटिस किया कंदन के गाल और नाक लाल हो गए थे। धीरे धीरे उसका सारा चेहरा लाल होने लगा था।
साधना ने तुरंत माथा को आवाज लगाते हुए कहा, माथा जी, जल्दी आइए, देखिए सर को क्या हो रहा है। माथा तुरंत भागते हुए वहां आई। उसने परेशानी से कहा, सर ने मशरूम खा ली है। उन्हें मशरूम से मेजर एलर्जी है। साधना ने जल्दी से कहा, प्लीज डॉक्टर को बुलाए ना। साधना अब तक रोने लगी थी। वहीं कंदन अब अपने होश से बाहर जा रहा था। उसे बहुत जलन हो रही थी अपने चेहरे पर, और सांस भी नहीं आ रही थी। कंदन ने धीमे से कहा, साधना डोंट पैनिक। हमारे बेडरूम के साइड ड्रॉर में एपिनेफ्रीन का इंजेक्शन पड़ा है। उसे जल्दी से के कर आओ। साधना ने माथा को इशारा किया और खुद कंदन को संभालने लगी। माथा कुछ ही पलों में इंजेक्शन ले आई थी। उसने इंजेक्शन ला के साधना के हाथ में दे दिया। साधना उस इंजेक्शन को अपने हाथ में लेकर धीरे से बोली, आई कांट। कंदन ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। डू इट फास्ट। साधना ने एक गहरी सांस की और उसने कंदन को इंजेक्शन एक दिया था। इंजेक्शन देने के कुछ मिनट बाद ही कंदन पूरा तो नहीं पर 10% ठीक था। वहीं अभी भी रोए जा रही थी। कंदन अब तक कुछ सर्वेंट्स की हेल्प से ऊपर रूम में जा चुका था। वहीं साधना ने माथा से कहा, आई एम सॉरी कि मैंने आपसे नहीं पूछा कि सर को किसी चीज से एलर्जी तो नहीं। पर एक बात समझ नहीं आई, जब आप सबको पता है कि उन्हें मशरूम से एलर्जी है तो आपने फ्रिज में मशरूम रखा ही क्यों? माथा ने अपना सिर झुका रखा था। उसने वैसे ही जवाब देते हुए कहा, मैम एक नए सर्वेंट को ये बात नहीं पता थी, और वो गलती से आज शाम बाकी सब्जियों के साथ मशरूम ले आया था। आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मुझे ध्यान देना चाहिए था। प्लीज, आई एम सॉरी। साधना ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आगे से प्लीज इस बात का ध्यान रहे। और अगर कोई भी न्यू सर्वेंट ज्वाइन हुआ है तो उसे पहले सारी जानकारी दी जाए, तभी ही आप उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालें। इतना कहकर वो अपने रूम में चली आई। उसने कंदन की तरफ देखा जो कि अभी तो सोया हुआ था। साधना तुरंत कंदन के पास चली आई और उसके बगल में बैठ गई। साधना ने कंदन का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, आई एम सॉरी सर। आई एम रियली सॉरी। मुझे किचन में जाना ही नहीं चाहिए था। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अभी भी हल्का हल्का सिसक रही थी। तभी साधना का फोन बजा। साधना ने देखा तो वेदिका का फोन था। उसने कुछ पल रुककर फोन उठाया और बालकनी में चली आई। साधना के कॉल पिक करते ही वेदिका ने कहा, क्या हुआ? मेरा आइडिया वर्क कर गया कि नहीं? आई नो वर्क कर ही गया होगा। तू भाई के लिए कुछ खाने को बनाएगी, यानी कि उनकी बीवी उनके लिए खाना बनाएगी तो वो तो खुश होकर तुझे पास कर ही देंगे, क्योंकि कहते हैं पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। अगर पेट खुश तो भाई का दिल भी खुश, और अगर दिल खुश हुआ तो तेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। साधना ने हल्का सिसकते हुए वेदिका को सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद वेदिका ने कहा, यार, सब मेरी गलती है। मुझे तुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि भाई को मशरूम से मेजर एलर्जी है। एंड मुझे तुम्हें ये आइडिया ही नहीं देना चाहिए था। बहुत बेकार आइडिया था। बात बनने की जगह और बिगड़ गई। साधना ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं वेदिका, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इट्स ऑल माय फॉल्ट। तभी वेदिका ने कहा, पर मशरूम तो कभी सूर्यवंशी महल में भी एंटर नहीं होती तो विला में कैसे आ गई? साधना ने कुछ पल रुककर कहा, गलती किसी न्यू स्टाफ से गलती हो गई। उसे सर की एलर्जी के बारे में नहीं पता था और वो गलती से मशरूम ले आया, और मैंने भी राइस में डाल दी। मैंने किसी से कुछ पूछा भी नहीं। वेदिका ने धीरे से कहा, यार साधना, तू प्लीज गिल्टी फील मत कर। भाई सुबह तक ठीक हो जाएंगे। ओके। साधना ने धीरे से हाँ कहा और कॉल कट कर दिया। साधना ने हल्का सिसकते हुए वेदिका को सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद वेदिका ने कहा, यार, सब मेरी गलती है। मुझे तुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि भाई को मशरूम से मेजर एलर्जी है।
एंड मुझे तुम्हें ये आइडिया ही नहीं देना चाहिए था। बहुत बेकार आइडिया था। बात बनने की जगह और बिगड़ गई। साधना ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं वेदिका, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इट्स ऑल माय फॉल्ट। तभी वेदिका ने कहा, पर मशरूम तो कभी सूर्यवंशी महल में भी एंटर नहीं होती तो विला में कैसे आ गई? साधना ने कुछ पल रुक कर कहा, गलती किसी न्यू स्टाफ से गलती हो गई। उसे सर की एलर्जी के बारे में नहीं पता था और वो गलती से मशरूम ले आया। और मैंने भी राइस में डाल दी। मैंने किसी से कुछ पूछा भी नहीं। वेदिका ने धीरे से कहा, यार साधना, तू प्लीज गिल्टी फील मत कर। भाई सुबह तक ठीक हो जाएंगे। ओके। साधना ने धीरे से हाँ कहा और कॉल कट कर दिया। अगली सुबह जब साधना की आंख खुली तो कंदन कमरे में नहीं था। साधना बेड से उठी और उसने बालकनी में देखा, पर कंदन वहां भी नहीं था। साधना तुरंत कमरे से बाहर निकल आई। वो कॉरिडोर से होते हुए जाने लगी, पर तभी उसकी नजर हल्के खुले हुए गेट पर गई। साधना ने अंदर झांक कर देखा तो कंगन अंदर ही था और अभी वह ट्रेडमिल पर था। साधना ने धीरे से दरवाजा खोला और चुपचाप कंदन के पीछे आकर खड़ी हो गई। कंदन ने बिना पीछे देखे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो बाबी? जहां तक मुझे पता है तुम्हें जिम, एक्सरसाइज, योगा इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ आने की कोई खास वजह? साधना ने नजर उठाकर कंदन की तरफ देखा, जिसका सारा ध्यान सामने था, पर फिर भी उसे साधना के आने की खबर हो गई थी। साधना ने धीरे से कहा, आपकी पीछे भी कोई आंख है क्या, जो मैं आपको देख रही हूँ? ए, आप तो सामने देख रहे हो, फिर आपको कैसे पता कि मैं आई हूँ? कंदन ने तुरंत ट्रेडमिल बंद किया और वह ट्रेडमिल से नीचे उतर आया। उसने फेस टॉवल से अपना फेस पहुंचते हुए कहा, वह सब समझने के लिए तुम अभी बच्ची हो। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, कॉलेज भी तो जाना फिर। इस वक्त कंदन ने अपने जिम वियर पहने हुए थे, जिसमें वो काफी हॉट लग रहा था। उसकी ब्रॉड चेस्ट थी शर्ट फाड़कर बाहर आने को तैयार थी, और उसके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दिखने में काफी मजबूत लग रहे थे। साधना कंदन में ना चाहते हुए भी खोने लगी थी, पर तभी साधना ने अपने आप को संभालते हुए कहा, वो मैं पूछने आई थी कि अब आपकी तबीयत कैसी है। आई एम सॉरी कल रात के लिए। मुझे सच में नहीं पता था कि आपको मशरूम से एलर्जी है। अगर मुझे जरा सा भी आइडिया होता तो मैं बिल्कुल भी मशरूम यूज नहीं करती। आई एम सॉरी प्लीज। कंदन अब तक साधना के पास आ चुका था। उसने साधना की लेफ्ट गाल पर हाथ रखा और धीरे से उसे सहलाते हुए बोला, तुम्हारी गलती नहीं है बाबी। एक्चुअली हमें इतना टाइम ही नहीं मिला कि हम एक दूसरे को अपने बारे में कुछ बता सके। अगर मैंने तुम्हें बताया होता, तभी तो तुम्हें पता होता कि मुझे किस चीज से एलर्जी है और किस चीज से नहीं। तो चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, फिर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, ओके? इतना कहकर उसने हल्के से साधना के माथे को अपने होठों से छू लिया। साधना तुरंत वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। कुछ देर बाद कॉलेज में साधना की 1-2 क्लासेस हो चुकी थी। उसके बाद अब तीसरी क्लास कंदन की थी, जिसके लिए साधना को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वह हमेशा से अपनी क्लास में फर्स्ट आती रही है। इवन अपने स्कूल में, पूरे लखनऊ शहर में वह फर्स्ट डिवीजन पर आई थी। पर आज उसे पता था कि उसके मार्क्स 0 होने वाले थे। कल की टेस्ट में उसने कुछ भी नहीं लिखा था। अगर कुछ लिखती तो उसे मार्क्स मिलते, पर जब कुछ लिखा ही नहीं तो मार्क्स कहां से मिलने थे? साधना को अपना रिजल्ट पता था और इसीलिए वो बहुत ज्यादा नर्वस थी कि कहीं कंदन पूरी क्लास के सामने उसकी इंसल्ट ना कर दे। कुछ देर में एक पियोन आया। उसने कल वाली टेस्ट कॉपीज क्लास में रखी और उसने सबसे कहा, ये कंदन सर ने आपकी कल की टेस्ट रिपोर्ट्स भेजी है, आप लोग अपनी अपनी रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लीजिए। इतना कहकर वो पियोन वापस चला गया। तो सब लोग एक एक करके अपनी अपनी कॉपी उठाने लगे। कुछ देर में सब ने अपने अपने रिजल्ट्स भी चेक कर लिए थे,
पर साधना ने अभी तक अपनी रिपोर्ट्स खोलकर नहीं देखी थी। वेदिका ने उसे धीरे से कहा, मेरे तो 100 आउट ऑफ 70 मार्क्स आए हैं, तू भी चेक करना तेरे कितने मार्क्स आए हैं। साधना ने उदास चेहरे के साथ कहा, देखना क्या है वेदिका, कल मैंने पूरे पेपर पर एक शब्द भी नहीं लिखा था। तो जाहिर सी बात है मेरे 0 मार्क्स ही आए हैं। अभी देखना सर आएंगे और सबके सामने मेरी इंसल्ट करेंगे। वेदिका उसे कुछ कहती कि तभी क्लास में कंदन की एंट्री हुई। कंदन ने एक नज़र पूरी क्लास में दौड़ाई और फिर उसने क्लास शुरू कर दी। साधना वेट कर रही थी कि कंदन कब कल की टेस्ट रिपोर्ट्स के बारे में बात करेगा और उसे सबके सामने सुनाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कंदन ने तो उस टॉपिक पर बात ही नहीं की, उसने आते ही क्लास में पढ़ाना शुरू कर दिया था। करीब 45 मिनट बाद जब क्लास ओवर हो गई तो कंदन ने जाने से पहले कहा, कल की टेस्ट रिपोर्ट में जिसके भी 50% से नीचे मार्क्स आए हैं वह मुझे अभी स्टाफ रूम में आकर मिले। सारी क्लास खुश हो गई थी क्योंकि कल की टेस्ट रिपोर्ट्स में सबके मार्क्स 50% के ऊपर ही थे। पर साधना ही थी जिसके मार्क्स सच में 0% थे। साधना की रोने जैसी शक्ल बन गई थी। उसने रोतली शक्ल बनाकर वेदिका को देखा और कहा, देखा तुमने, मैंने कहा था कि सर जरूर मुझे पनिशमेंट देंगे। तभी वेदिका ने कहा, अरे यार तुम ये भी तो देखो ना कि भाई ने सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट नहीं की। अगर वो चाहते तो तुम्हें सबके सामने बहुत सुनाते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। से जस्ट चिल और उनके ऑफिस चली जाओ। साधना ने हाँ में सिर हिलाया और उठकर कंदन के ऑफिस में चली आई। साधना ने कंदन के ऑफिस के बाहर रुककर गेट नॉक करते हुए कहा, मे आई कम इन सर। कंदन ने कम इन बोला तो साधना धीरे से अंदर आई। उसने सामने रहे कंदन को देखते हुए कहा, यस सर। सर आपने बुलाया। कंदन ने साधना को देखते हुए कहा, तो पूरी क्लास में तुम्हारे नंबर सबसे कम आए हैं और आई कैन से 0%, तो बताओ क्या पनिशमेंट दी जाए तुम्हें। साधना ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। उस दिन आपने ही मुझे कॉलेज आने से मना किया था और फिर आपने नेक्स्ट डे टेस्ट ले लिया। आप बताओ, जब मैंने आपसे कुछ सीखा ही नहीं तो मैं क्या लिखती, जब मैंने लिखा नहीं तो ऑफकोर्स मार्क्स भी कैसे आते। कंदन गहरी सांस लेकर कहा, आई एम आस्किंग यू कि तुम्हें क्या पनिशमेंट दी जाए। साधना ने वैसे ही सर झुकाए हुए कहा, सर प्लीज ऐसा मत कहिए, मुझे कोई पनिशमेंट मत दीजिए। नेक्स्ट टाइम आई विल गिव माई बेस्ट। पक्का प्रॉमिस। कंदन अपने चेयर से खड़ा हुआ और उसने अपने कदम साधना की तरफ बढ़ा दिए। उसने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर रहेगी मिस साधना, और आई कैन से मिसेज साधना कंदन सूर्यवंशी। कंदन के मुंह से मिसेज साधना कंदन सूर्यवंशी सुनकर साधना के दिल की धड़कन बहुत शोर करने लगी थी। उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। कंदन ने साधना के करीब आकर उसके ऊपर झुकते हुए कहा, मुझे तुम्हारा क्लासिकल डांस देखना है। उसकी बात पर साधना ने हैरानी से उसे देखा और बोली, क्लासिकल डांस। कंदन ने उसके और करीब आते हुए कहा, हाँ क्लासिकल डांस। मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा क्लासिकल डांस करती हो। तो तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि तुम मुझे क्लासिकल डांस करके दिखाओगी। एक्सेप्टेड। कंगन की करीबी से साधना के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। उसने अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहा, डांस। ओके आई विल, बट क्या अभी मैं जाऊं। कंदन ने उसके कानों को अपने लेबों से छूते हुए कहा, क्यों बहुत जल्दी है तुम्हें यहां से जाने की। साधना ने अपनी आंखें जोर से भींचते हुए कहा, वो हमें ऑफिस जाना है, हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। इतना कहकर वह तुरंत वहां से भाग गई। उसकी इस हरकत पर कंदन हल्का सा मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद सूर्यवंशी सेल्स कॉरपोरेशन। कंदन अपने केबिन में बैठा हुआ था। तभी उसके पास संजीव आया और उसने कंदन को देखते हुए कहा, सर जो कामना रायचंद एड शूट कर रही थी वो एड शूट कंप्लीट हो चुका है, पर हमेशा की तरह हर एड में न्यू प्रोडक्ट्स की आपके साथ एक छोटी झलक दिखाई जाती है, तो उसी के लिए मैं आपको कहने आया था।
कंदन ने बिना किसी भाव के कहा, शूट एरिया रेडी करो। आई एम कमिंग इन 10 मिनट्स। उसकी बात पर संजीव ने कुछ नहीं कहा और वह सर हिलाकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद कंदन उस एरिया में आया जहां पर एड की शूटिंग हो रही थी। यह एक पूरा फ्लो था। यहाँ पर फोटो शूट के लिए स्पेशल एरिया बुक्ड था क्योंकि सूर्यवंशी सेल्स कॉरपोरेशन हर हफ्ते या हर महीने कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती ही थी, जिसके लिए उन्हें एड शूटिंग की जरूरत पड़ती थी और मोस्टली हर बार अलग अलग ही मॉडल हायर की जाती थी। कंदन जैसे ही उस एरिया में आया वैसे ही सारा स्टाफ जो कि वहां मौजूद था, कंदन को गुड इवनिंग कहने लगा। पर कंदन ने किसी की तरफ भी ध्यान नहीं दिया और आगे चला आया जहां पर शूट हो रहा था। इधर साधना को कंदन से कुछ काम था, इसी वजह से वह उसके केबिन में आई। पर केबिन में कंदन नहीं था तो वह वापस जाने लगी, तो वहां उसे एक स्टाफ बॉय दिखाई दिया। साधना ने स्टाफ बॉय को देखते हुए कहा, दादा, कंदन सर कहाँ है? मुझे उनसे कुछ जरूरी काम था। क्या वह घर चले गए हैं या फिर किसी मीटिंग में है? स्टाफ बॉय ने कुछ पल रुक कर कहा, मैम, कंदन सर एड शूटिंग के लिए 33th फ्लोर पर गए हैं। अगर आपको कुछ इमरजेंसी काम है तो आप वहां जा सकती हैं। साधना ने हाँ में सिर हिलाया और वह 33th फ्लोर पर चली गई क्योंकि उसे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि वह एक बार एड शूटिंग वाला फ्लो भी देख कर आए। इधर कंदन जैसे ही 33th फ्लोर पर पहुंचा उसकी नजर सामने रही कामना पर चली गई, जिसने आज एक ग्रीन कलर नेट वाली साड़ी वियकी हुई थी। उसके गले में एक बहुत ही यूनिक डिजाइन का नेकलेस पहना हुआ था। उसके साथ छोटे छोटे स्टार टाइप ईयर रिंग उसने अपने कानों में डाले हुए थे। साथ ही उसके हाथ में उसी के साथ सेम डिजाइन की रिंग थी और ब्रेसलेट था। उन्हीं सब चीजों की एड शूटिंग हो रही थी। लगभग 2 दिनों में ही सारी एड की शूटिंग खत्म हो चुकी थी। हर एक एड के एंड में कंदन का वहां पर होना जरूरी होता था, और यह रूल उसने खुद बनाया था। वो अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड था। उसकी कंपनी में हर चीज उसके अकॉर्डिंग ही होती थी, भले ही वो कल तक इस कंपनी का नाम का सीईओ था। पर उसने बहुत ही डेडिकेशन के साथ इस कंपनी को पिछले कुछ सालों में शिखर तक पहुंचा दिया था। कामना की नजर जैसे ही कंदन पर पड़ी उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी, जो कि जेन्युइन तो बिल्कुल भी नहीं थी। कामना ने अपने पास खड़े स्टाफ से कहा, एक्सक्यूज मी, और उसने अपने कदम कंदन की तरफ बढ़ा दिए। कंदन के पास आकर उसने धीरे से कहा, यू आर लुकिंग सो हॉट एज यूजुअल। उसकी बात पर कंदन ने उससे बिना किसी भाव के देखते हुए कहा, आगे की शूटिंग शुरू करें मिस कामना रायचंद। कामना ने मुस्कुराते हाँ में सिर हिला दिया। उन्हीं सब चीजों की एड शूटिंग हो रही थी। लगभग 2 दिनों में ही सारी एड की शूटिंग खत्म हो चुकी थी। हर एक एड के एंड में कंदन का वहां पर होना जरूरी होता था, और यह रूल उसने खुद बनाया था। वो अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड था। उसकी कंपनी में हर चीज उसके अकॉर्डिंग ही होती थी, भले ही वो कल तक इस कंपनी का नाम का सीईओ था। पर उसने बहुत ही डेडिकेशन के साथ इस कंपनी को पिछले कुछ सालों में शिखर तक पहुंचा दिया था। कामना की नजर जैसे ही कंदन पर पड़ी उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी, जो कि जेन्युइन तो बिल्कुल भी नहीं थी। कामना ने अपने पास खड़े स्टाफ से कहा, एक्सक्यूज मी, और उसने अपने कदम कंदन की तरफ बढ़ा दिए। कंदन के पास आकर उसने धीरे से कहा, यू आर लुकिंग सो हॉट एज यूजुअल। उसकी बात पर कंदन ने उससे बिना किसी भाव के देखते हुए कहा, आगे की शूटिंग शुरू करें मिस कामना रायचंद। कामना ने मुस्कुराते हाँ में सिर हिला दिया। कामना ने हाँ में सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। पर तभी पता नहीं कैसे उसका शायद उसकी साड़ी में फंस गया था कि कामना एकदम से गिरने लगी। पर तभी कंदन, जो कि उसके साथ ही चल रहा था, ने उसे कमर से पकड़ लिया। ये सब इतना अचानक हुआ था कि कामना पूरी तरीके से कंदन के ऊपर गिरी हुई थी। उसके बाल कंदन और उसके चेहरे को ढक रहे थे। इसी टाइम पर साधना एकदम वहां पर आ गई। अपने सामने का सीन देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।
साधना ने सामने देखते हुए थोड़ा तेज आवाज में कहा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? इज दिस एनी काइंड ऑफ शूटिंग? कंदन ने जब साधना की आवाज सुनी तो उसने झटके से कामना को खुद से दूर कर दिया। इसी के साथ कामना नीचे जमीन पर गिर चुकी थी। कंदन जल्दी से साधना की तरफ मुड़ा, उसने एक बार संजीव को देखा और फिर वहां से बाहर निकल गया। वहीं कामना हैरानी से उस ओर देख रही थी जहां से अभी कंदन गया था। साधना ने भी हैरानी से कंदन को देखा। मतलब ये क्या था? साधना तुरंत कामना के पास आई। उसने उसकी हेल्प करनी चाहिए, पर तभी कामना ने उसका हाथ झटक दिया और खुद से उठ खड़ी हुई। कामना ने साधना को घूरते हुए देखा। वो साधना को कुछ कहने ही वाली थी कि संजीव ने वहां आते हुए कहा, मिस साधना, आपको कंदन सर ने अपने केबिन में बुलाया है। कैन यू प्लीज गो? साधना ने एक नजर कामना को देखा और वहां से निकल गई। वो सीधा कंदन के केबिन में पहुंची। साधना कुछ बोलती कि कंदन ने उसे तुरंत दीवार से लगा दिया। साधना कुछ समझ ही नहीं पाई ये सब इतनी जल्दी हुआ था। कंदन ने साधना के चेहरे पर झुकते हुए कहा, तुम वहां क्या करने गई थी? साधना ने धीरे से कहा, मैं तो वहां शूटिंग रूम देखने गई थी। पर आपने उस चुड़ैल को अपनी बाहों में क्यों भर रखा था? कंदन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आर यू जेलस? साधना ने इधर उधर देखते हुए कहा, नहीं, नहीं तो। वो तो मैं बस ऐसे ही बोल रही थी। कंदन नहीं चाहता था कि साधना कामना के बारे में या फिर कामना साधना के बारे में कुछ भी जाने। इसलिए वो तुरंत वहां से निकल आया था और अब उसने साधना को अपनी बातों में उलझा लिया था ताकि साधना कामना को भूल जाए। कंदन ने साधना के होठों के करीब जाते हुए कहा, अच्छा, वैसे तुम्हें किसी से जेलस होने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आई एम ऑल योर्स। साधना के दिल की धड़कनें कंदन की बात सुनकर जोर से शोर करने लगी थी। साधना ने धीरे से मगर लड़खड़ाती जुबान से कहा, वो, मुझे याद आया, मुझे एक जरूरी काम था। क्या मैं जाऊं? कंदन ने धीरे से कहा, हम ओके। कहकर वो उससे थोड़ा दूर हो गया। जैसे ही कंदन साधना से थोड़ा दूर हुआ, वैसे ही साधना वहां से तुरंत भाग गई। कंदन ने गहरी सांस ली और अपने केबिन से निकल गया। कंदन वापस उसी फ्लो पर आया जहां पर शूट होना था। कंदन को आज ही ये एड शूट कंप्लीट करना था। वो नहीं चाहता था कि कामना और दिन वहां पर रुके। कंदन के वापस आते ही शूट शुरू हो चुका था। करीब 10 मिनट बाद वो फ्री था। कंदन अपने काम में इतना प्रोफेशन था कि उसने सिर्फ एक बार में ही बहुत अच्छी स्क्रिप्ट बोली थी, तो शूट को ज्यादा टाइम तो लगना नहीं था। कंदन वहां से जाने लगा तो कामना तुरंत उसके पीछे चली आई। उसने कंदन का हाथ पकड़ लिया। वहीं कंदन के चलते कदम रुक चुके थे। उसने मुड़कर कामना को देखा, फिर चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई तो इस वक्त किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं था। कंदन ने अपना हाथ कामना के हाथ से छुड़वाते हुए कहा, क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? कामना ने उसके पास आते हुए कहा, वही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यू आर इग्नोरिंग मी ऑल द टाइम। बट वाई कंदन वाई? हमारी शादी होने वाली है, पर तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हो जैसे मैं जबरदस्ती तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी तय की है तो हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा। मेरे लिए भी मुश्किल है पर मैं भी तो करने की कोशिश कर रही हूँ। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे, पर कंदन पर उसके आंसुओं का कोई असर नहीं होने वाला था। उसने कामना को एक तरफ किया और खुद वहां से बिना कुछ बोले निकल गया। वहीं उसके जाते ही कामना ने अपने हाथों की कस के मुट्ठी बांध ली थी। उसने खुद से कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते कंदन। तुम्हें पाना मेरी जिद है और मैं तुम्हें पाके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। रात का वक्त, सूर्यवंशी विला। साधना हमेशा की तरह कंदन से पहले विला आ चुकी थी और वो आते ही किसी काम में लग गई थी। करीब 2 घंटे बाद
कंदन विला में एंटर हुआ तो वो सीधा अपने कमरे में जाने लगा। पर तभी माथा ने उसे रोकते हुए कहा, सर वो साधना मैडम ऊपर टेरेस पर है। कंदन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा टेरेस पर चला आया। टेरेस पर आते ही कंदन के कदम रुक चुके थे। उसके दिल की धड़कनें बहुत जोर से शोर करने लगी। उसने हल्के से अपने दिल वाले जगह पर हाथ रखा और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। सामने साधना रेड कलर का अनारकली सूट पहने हुई खड़ी थी। उसके बालों में गजरा लगा रखा था और पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे। उसका दुपट्टा एक कंधे से होते हुए उसकी कमर पर बंधा हुआ था। टेरेस पर भी थोड़ी बहुत डेकोरेशन की गई थी। एक सोफा वहां रखा हुआ था जो कि शायद कंदन के लिए ही था। अब कंदन ने साधना को उसकी फेवरेट पनिशमेंट दी थी तो फिर वो इसे अच्छे से पूरा करने वाली थी। इसीलिए उसने ये सब तैयारी की हुई थी। साधना की नजर जब कंदन पर पड़ी तो कुछ पल के लिए दोनों की एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। दोनों के दिल जोरों से धड़क रहे थे। कुछ पल बाद साधना ने कंदन को आंखों से ही सोफे पर बैठने का इशारा किया। कंदन बिना कुछ बोले सोफे पर बैठ चुका था। इधर साधना ने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया। उसके इतना करते ही वहां एक ट्यून बजने लगी थी। उसी ट्यून के साथ साधना के पैर थिरकने लगे थे। वो पूरी परफेक्शन के साथ क्लासिकल डांस कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो क्लासिकल डांस की मास्टर रह चुकी है। टेरेस पर हल्की रोशनी ही थी। साथ में चांद की रोशनी साधना के गोरे चेहरे पर पड़ रही थी जो कि उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। और कंदन उसे अपनी आंखों में एक खुमारी लिए देख रहा था। उसे इतना तो पता था कि साधना बहुत अच्छा क्लासिकल डांस करती है, पर इतना परफेक्ट उसने सोचा नहीं था। करीब 5 मिनट बाद साधना ने गोल घूमते हुए अपना डांस फिनिश किया और रुक गई। कंदन अभी भी चुपचाप उसे देख रहा था। वहीं साधना अब बुरी तरह से थक चुकी थी। कंदन सोफे से उठा और उसने अपने कदम साधना की तरफ बढ़ा। साधना ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि कंदन ने उसे एकदम से अपनी बाहों में उठा लिया। साधना की बोलती बंद हो चुकी थी। उसने कंदन के कॉलर को कस के अपने हाथों में भरा हुआ था। कंदन साधना को लेकर सीधा अपने बेडरूम में पहुंचा। बेडरूम में आते ही कंदन ने साधना को नीचे उतार दिया, पर वो उससे दूर तो बिल्कुल नहीं हुआ था। साधना ने कंदन की गहरी काली आंखों में देखते हुए कहा, इज माई पनिशमेंट ओवर? कंदन ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कंप्लीटेड वेरी वेल। कंदन कुछ पल साधना की आंखों में देखता रहा। फिर उसने अपने साधना के होठों से जोड़ दिए। अब तक साधना को कंदन की किस की आदत हो चुकी थी। कंदन बहुत ही प्यार से साधना के होठों को स्मूच कर रहा था। वहीं साधना भी पूरी तरह से उसका किस में साथ दे रही थी। कुछ देर की डीप और पैशनेट किस के बाद कंदन ने साधना के होठों को छोड़ दिया, पर वो उससे दूर तो बिल्कुल नहीं हुआ था। साधना ने कंदन की गहरी काली आंखों में देखते हुए कहा, इज माई पनिशमेंट ओवर? कंदन ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कंप्लीटेड वेरी वेल। कंदन कुछ पल साधना की आंखों में देखता रहा। फिर उसने अपने साधना के होठों से जोड़ दिए। अब तक साधना को कंदन की किस की आदत हो चुकी थी। कंदन बहुत ही प्यार से साधना के होठों को स्मूच कर रहा था। वहीं साधना भी पूरी तरह से उसका किस में साथ दे रही थी। कुछ देर की डीप और पैशनेट किस के बाद कंदन ने साधना के होठों को छोड़ दिया। अगली सुबह साधना जब कॉलेज पहुंची तो वो कॉरिडोर से होते हुए जा रही थी, पर तभी उसके सामने राघव आ खड़ा हुआ। साधना ने हल्की मुस्कान के साथ राघव को देखा और चुपचाप वहां से जाने लगी। वहीं राघव ने जाती हुई साधना की कलाई पकड़ ली। साधना ने मुड़कर हैरानी से राघव को देखा। राघव साधना के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, इज एनीथिंग रॉन्ग विद यू? साधना ने अभी भी उसे हैरानी से देखा। वो इसी हैरानी के साथ बोली, व्हाट आर सेइंग? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राघव उसकी आंखों में देखते हुए, साधना तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो?
वी आर फ्रेंड्स ना, तो फिर तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? साधना ने उसे कंफ्यूजन से देखते हुए कहा, आप क्या कहना चाहते हैं राघव? मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही। आप गलत समझ रहे हैं। राघव साधना की कलाई छोड़कर बोला, ठीक है। मैं ही गलत समझ रहा हूं। पर तुम बिल्कुल सही हो। जा सकती हो तुम। अपनी बात कहकर राघव वहां से चला गया था। साधना राघव की बात पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि वो इतना अनोइंग बिहेव क्यों कर रहा है। साधना तुरंत राघव के पीछे चली आई। पर तभी साधना का फोन रिंग करने लगा। साधना ने देखा तो वेदिका उससे कॉल कर रही थी। साधना राघव के पीछे जाने के बजाय वहां से अपनी क्लास में चली आई। इधर राघव कॉलेज के गार्डन में पहुंचा और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, वाई इज इग्नोरिंग मी? क्या उसे मेरी आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई नहीं दे रहा? या फिर वो देखना नहीं चाहती? पर वाई आई एम गोइंग टू मैड इन हर लव? राघव ने फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बंद कर ली और लंबी गहरी सांस लेने लगा। इधर साधना और वेदिका की क्लास शुरू हो चुकी थी। उनकी पहली 2 क्लासेस के बाद कंदन उनकी क्लास लेने वाला था। कंदन जैसे ही क्लास में आया, आज सब लड़कियां उसके चार्म की बातें कर रही थी। आज कंदन ने ब्लैक पैंट्स के साथ ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। उसकी कॉफलिंग्स ऊपर को फोल्ड की हुई थी। पता नहीं क्यों, पर आज कंदन कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहा था। साधना ने जब देखा कि सारी लकड़ियां कंदन को टुकुर टुकुर देख रही है तो वो उन सबको घूरने लगी थी। उसे पता नहीं क्यों, पर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब दूसरी लड़कियां कंदन को ऐसे ताड़ रही थी और तो और उसके लिए कमेंट्स भी पास कर रही थी, साधना ने गुस्से में घूरा, पर वो कुछ कर मुंह सकती थी। इसलिए अब वो कंदन को घूर रही थी। वही कंदन जिसका सारा ध्यान व्हाइट बोर्ड पर था, उसकी नजर जब अचानक से साधना पर पड़ी तो वो उसे कंफ्यूजन से देखने लगा। क्लास खत्म होते ही कंदन वहां से निकल चुका था। वही साधना तुरंत उसके पीछे चली आई। कंदन जब स्टाफ रूम में एंटर हुए तो साधना उसके पीछे पीछे ही स्टाफ रूम में आई। कंदन ने उसे कंफ्यूजन से देखते हुए कहा, क्या हुआ बाबी? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? साधना ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो कंदन के करीब आए और उसके कॉलर को पकड़कर बोली, आप इतने हैंडसम क्यों है? क्या जरूरत है आपको इतना हैंडसम दिखने की? सारी लड़कियां चाहे क्लास की हो चाहे पूरे कॉलेज की, आपको कैसे घूरती है वो सब। और आपके लिए कमेंट्स भी करती है, जिसका हक सिर्फ मुझे है, सिर्फ मुझे। कंदन की साधना इस वक्त बड़ी प्यारी लग रही थी। उसने अपनी हाइट छोटी होने की वजह से अपनी एडियां ऊपर उठाई हुई थी और नाक पर हल्का गुस्सा लिए वो कंदन को घूर रही थी। कंदन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, यूर जेलस ऑफ दोज गर्ल्स। साधना कंदन की बात पर झेप गई। उसने तुरंत अपनी नजर इधर उधर करते हुए कहा, नहीं नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम क्यों किसी से जेल्स होंगे? हम तो इसलिए कह रहे थे कि कहीं वो लड़कियां आपको नजर ना लगा दे। उसकी बात पर कंदन हल्का सा मुस्कुरा दिया। वहीं साधना ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं घर जा रही हूं। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कंदन ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, क्या खाना है तुम्हें बताओ। साधना ने अपने चेहरे पर चमक लाते हुए कहा, मुझे फ्राइड राइस खाने हैं। पर कसम से इस बार मैं नहीं बनाऊंगी। माथा जी है ना, मैं उनकी बोल दूंगी। कंदन ने साधना को छोड़ते हुए कहा, ओके घर जाओ। साधना कुछ पल उसे देखती रही, फिर वहां से निकल गई। करीब आधे घंटे बाद जब साधना विला पहुंची तो उसने तेज आवाज में कहा, माथा जी। माथा तुरंत वहां चली आई। तो साधना ने उसे देखते हुए कहा, मेरा फ्राइड राइस खाने का बहुत मन है। प्लीज मुझे बना दीजिए। माथा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। आप चेंज करके नीचे आ जाए। और वहां से चली गई। जब साधना कुछ देर बाद फ्रेश होकर नीचे आई तो उसके आते ही वहां माथा ने उसके लिए फ्राइड राइस सर्व कर दिए थे। साधना के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी।
उसने एक बाइट राइस की ली और आंखें बंद करके उस बाइट को एंजॉय करने लगी। उसने खुद से ही कहा, जन्नत कहीं है तो यही है। जन्नत है ये, मेरी जन्नत। आई लव यू माई फ्राइड राइस। साधना ने जब अपनी बक बक करने के बाद अपनी आंखें खोली तो उसके सामने कंदन खड़ा था। उसे देखते ही साधना ने अपनी आंखों की पलकों को झपका कर देखा, पर अभी भी कंदन उसके सामने था। साधना ने धीरे से कहा, क्या हो गया है मुझे हर जगह सर क्यों दिखाई देने लगे हैं। तभी कंदन उसके करीब चेयर खींचकर बैठा और बोला, कैसे लगे तुम्हें फ्राइड राइस। साधना ने हैरानी से कहा, आप सच में हैं क्या? पर आप यहाँ कैसे आए? अभी थोड़ी देर पहले तो आप कॉलेज में थे। कंदन ने साधना के राइट गाल को सहलाते हुए कहा, तुम्हारा फ्राइड राइस खाने का मन था ना? और मेरा फ्राइड राइस बनाने के मन था, इसलिए मैं भी घर चला आया। साधना ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, ये राइस आपने बनाए हैं? पर मुझे तो लगा माथा जी ने बनाए होंगे। आपको पता है आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है। कंदन उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने अपने थंब से साधना के लिप कॉर्नर को साफ किया। साधना ने एक बाइट लेते हुए कहा, सर आप तो कह रहे थे कि आपको फ्राइड राइस पसंद नहीं है, फिर आपने ये क्यों बनाए? कंदन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे नहीं पसंद, पर तुम्हें पसंद है, और इसलिए मैंने बनाए हैं। जल्दी से खाना फिनिश करो, फिर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। साधना ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप अपने फ्राइड राइस खाने लगी। इधर कंदन अपना नॉर्मल खाना खा रहा था। उसे फ्राइड राइस कभी पसंद नहीं थे। वो तो साधना थी जो बचपन में हर 2 दिन बाद फ्राइड राइस खाया करती थी। पर कंदन उसे कभी मना नहीं करता था। बस यही कहता था कि राइस बॉयल करके खाने चाहिए। पर हमारी साधना मैडम कहाँ किसी की सुनती थी। खाना फिनिश होते ही साधना ने अपने पेट पर हाथ रखा और बोली, आज तो मम्मा और बेबी दोनों बहुत खुश है ना बेबी? उसकी बात पर कंदन खुलकर मुस्कुरा दिया। वहीं साधना उसकी खिली हुई मुस्कुराहट देखकर खुद भी मुस्कुरा दी। ऐसे लग रहा था कि सब कुछ परफेक्ट है। लाइक नॉर्मल कपल्स की तरह हस्बैंड वाइफ और उनका आने वाला बेबी। एवरीथिंग इज पिक्चर परफेक्ट। आगे की कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स हार्प्रीत, मुन्नी पांडे, वर्षा पाटिल एंड ड्रीमिंग। आप सबके कमेंट्स पढ़कर मुझे आगे लिखने का और भी मन करता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज का चैप्टर कैसा लगा पढ़कर बताना।